क्या हो अगर तुम सोल लैंड में रीइंकारनेट हो जाओ, वो भी एक ऐसे टाइम में जहां पर 90 लेवल के टाइटल डुलू मिलना ऐसा था जैसे इंडियन सड़कों पर बिखरा कचरा मिलता है। बाल बाल बच गया रे देवा। रीइंकारनेट होते ही तुम्हें सोलो लेवलिंग वाले जिन्वू की तरह शैडो मोनार्क की पावर मिल गई। यही नहीं, तुम्हारा अनडेड सिस्टम भी अवेक हो गया, जिससे तुम मरे हुए टाइटल डुलू तक को जिंदा कर सकते थे। तुम्हारी इस पावर के सामने असुरा गॉड और सी गॉड भी घुटने टेक देते हैं, लेकिन तभी तुम्हारी किस्मत ने कहा, कैसा लगा मेरा मजाक? तुम्हारी शैडो मोनार्क वाली पावर जागी तो इसे देखकर पूरी श्रेक एकेडमी शॉक्ड हो गई। उन्होंने डर के मारे तुम्हें एक जगह पर कैद कर दिया। अब आगे जल्दी से ये 10 साल वाला पागल बबून सोख ले। मेरा टाइम बहुत कीमती है, तेरे साथ वेस्ट करने के लिए फालतू टाइम नहीं है। इस पगलाए बबून को सोखने के बाद तुझे इस श्रीक सिटी में सड़ने की जरूरत नहीं है। जहां जाना है जा। श्रीक सिटी में श्रीक एकेडमी का वही फेमस डीन यान शाओझे 2 बंधे हुए 10 साल के स्पिरिट बीस्ट सामने पटक देता है। वो पागल बबून पूरी तरह छटपटा रहा था। उसने बगल में खड़े उस हैंडसम लड़के शिया छियान को जल्दी करने को कहा। यान शाओझे के पीछे खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड काई मेयर उस छोटे भाई को देख रही थी जिसे उसने कभी सड़क से उठाया था। शिया छियान की आंखों में साफ दर्द और लाचारी दिख रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसका छोटा भाई ऐसा घटिया 10 साल का स्पिरिट रिंग सोखे और अपना फ्यूचर तबाह करे, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं थी कि यान शाओझे का आर्डर टाल सके। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। पूरी दुनिया के खिलाफ जाने का न कलेजा था न उतनी ताकत। टाइम और स्पेस पार करके आया शिया छियान अपने हाथ की उंगलियां भींचकर मुट्ठी बना लेता है। दिल में भयानक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था, पर कर भी क्या सकता था, कोई रास्ता ही नहीं था। सामने जो बंदा खड़ा था वो लेवल 95 का सुपर डाउलू था, जबकि इसके पास झक मारकर बस लेवल 10 की स्पिरिट पावर थी। कैसे भिड़ता? 15 साल पहले काई मेई उसे श्रीक एकेडमी उठा लाई थी और अपने सगे भाई जैसा माना। उसी साल शिया छियान की इननेट फुल स्पिरिट पावर डिटेक्ट हुई, जिसने पूरी श्रीक एकेडमी के कान खड़े कर दिए। पियरलेस टैंक सेक्ट के दौर में भी ऐसी इननेट फुल स्पिरिट पावर मिलना बहुत बड़ी बात थी। बंदा सच्चा जीनियस था, पर उसकी स्पिरिट थी अनडेड स्टाफ। जैसे ही सोल ऑफ द डेड स्टाफ बाहर आया, खुद मुएन तक के होश उड़ गए और सीधे ठप्पा लगा दिया कि ये तो महा एविल स्पिरिट है। जिस दिन मार्शल स्पिरिट जागी, उसी दिन शिया छियान को श्रीक एकेडमी ने डिटेन कर लिया। अगर काई मेयर बीच में न कूदती तो शिया छियान को तो ये श्रीक एकेडमी वाले वहीं खत्म कर चुके होते। डिमन स्पिरिट्स का कॉन्टिनेंट पर बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। श्रीक एकेडमी किसी भी हाल में ऐसे बंदे को पनपने नहीं दे सकती थी जिसके पास महा एविल स्पिरिट और फुल इननेट सोल पावर हो। अब शिया छियान पिछले 15 सालों से हाउस अरेस्ट में सड़ रहा था। शिया छियान अब 21 साल का हो चुका था, पर स्पिरिट पावर अभी भी बस 10 लेवल पर ही अटकी थी। पहला स्पिरिट रिंग तक नसीब नहीं हुआ था। उसकी सोल पावर का पूरा पोटेंशियल बर्बाद कर दिया गया। श्रीक एकेडमी अब शिया छियान को जबरदस्ती विंड बबून सोखने पर मजबूर कर रही थी। शिया छियान को पूरी तरह अपाहिज बनाकर शहर से लात मारकर निकालने का प्लान था। यान शाओझे खुद ये काम निपटाने आया था। वो चाकू शिया छियान उसने काई मेयर का दिया। वो 3rd लेवल स्पिरिट टूल उठाया और शिया छियान ने सीधे पेन से ही विंड बबून का काम तमाम कर दिया। विंड बबून का स्पिरिट रिंग सोखने से ठीक पहले शिया छियान से रहा नहीं गया और उसने सीधे यान शाओझे की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्यों तुम मां श्याओताओ को मौका देने को तैयार हो, पर मुझे क्यों नहीं? मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं मार्शल स्पिरिट के बहकावे में आए बिना एक सही इंसान बनकर दिखा सकता हूँ। मैं मां श्याओताओ से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग बनकर दिखाता। मां श्याओताओ के पास भी तो वही एविल स्पिरिट है, फिर भी श्रीक एकेडमी उसे सिर आंखों पर बैठाती है। मेरे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? शिया छियान का सवाल सुनते ही यान शाओझे ने मुंह बनाकर टाल दिया। श्याओताओ तेरी बराबरी करेगी? उसके पास गॉड लेवल पूर्वज हैं। फालतू बकवास बंद कर। श्रीक एकेडमी ने तुझे जिंदा छोड़ा है, इसी में अपना अहोभाग्य समझ। मां श्याओताओ उसकी गोद ली हुई बेटी थी जो आगे चलकर उसके काम आती और श्रीक एकेडमी में उसकी पोजीशन पक्की करती। शिया छियान तो काई मेई का उठाया हुआ कचरा था। अगर शिया छियान अक्ल से काम लेता तो शायद वो छुप छुप कर उसे ट्रेन भी कर देता, पर शिया छियान तो एहसान फरामोश निकला। जब वो काई मेई को पटाने में लगा था तब शिया छियान रोज बीच में टांग अड़ाता था। उसके कई बनते काम बिगाड़े थे उसने, इसलिए आज तक दाल नहीं गली थी उसकी। ऊपर से शिया छियान बड़ा होकर इतना हैंडसम बन गया था कि उसे जलन होती थी। यान शाओझे ऐसे बंदे को अपने आसपास कैसे सहता? ये जवाब सुनकर शिया छियान को हंसी आ गई। उसने ज्यादा बहस नहीं की। उसने सीधे उस पगलाए बबून का छोड़ा हुआ स्पिरिट रिंग सोखना शुरू कर दिया। यान शाओझे सच में नहीं चाहता था कि शिया छियान का कुछ भला हो। वो पागल बबून मुश्किल से 10वें ग्रेड का था। बस कुछ ही सांसों में शिया छियान ने दिमाग लगाया और एक सफेद सोल रिंग उसकी बॉडी पर चमकने लगी। 10 सालों से ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद उसकी पावर बस लेवल 10 दिखने की असली वजह यही स्पिरिट रिंग थी। शिया छियान की असली सोल पावर लेवल 10 से कहीं ज्यादा थी, इसीलिए इस 10 साल वाले विंड बबून का स्पिरिट रिंग सोखना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था।
हाँ हाँ, लेवल 20 की सोल पावर, मानना पड़ेगा। इंटरनेट फुल स्पिरिट पावर का जलवा ही अलग है। ले एक और पड़ा है, इसे भी मार और सोख ले। यान शाओजे की शातिर आंखों से क्या छुपता, उसने तुरंत ताड़ लिया कि रिंग सोखते ही इसकी स्पिरिट पावर सीधे 20 पर जा पहुंची है। जब आमना सामना हो ही गया था तो वो ढील देने वाला नहीं था। उसे पहले से इस सीन का अंदाजा था, इसीलिए 2 विंड बबून घसीट कर लाया था। अब बस एक बचा था। उसने शिया छियान को फिर से मारने का इशारा किया। काई मेई एयर से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ, वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने यान शाओजे से कहा, शाओजे क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? पहला स्पिरिट रिंग 10 साल का हो तो भी स्पिरिट एम्प्रेस या कॉन्ट्रा बनने की उम्मीद रहती है, पर अगर दूसरा स्पिरिट रिंग भी 10 साल का ठोक दिया तो इसकी लाइफ तो यहीं खत्म समझो। ये स्पिरिट एम्प्रेस के लेवल तक भी कभी नहीं पहुंच पाएगा। काई मेई एयर को अपने छोटे भाई के साथ ये सब होता देख दिल बैठा जा रहा था। यान शाओजे ने बड़े धर्म ईमान का चोला ओढ़कर जवाब दिया, सिस्टर काई, तुम्हें तो पता ही है, अगर मैंने बीच में पढ़कर श्रीक एकेडमी के बड़े साहबों को ना मनाया होता तो ये आज जिंदा भी ना होता। ये सी गॉड पवेलियन का फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं बदल सकता। काई मेई एयर कुछ और बोलने ही वाली थी कि शिया छियान ने उसे रोक दिया। रहने दो मेई एयर दीदी, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, जो होता है होने दो। इसके बाद शिया छियान ने उस दूसरे 10 साल वाले विंड बबून को भी निपटा दिया और उसे अपना दूसरा स्पिरिट रिंग बना लिया। ये काम भी बस कुछ ही सेकंड्स में हो गया। एक और सफेद स्पिरिट रिंग उसकी बॉडी से जुड़ गया। लेवल 30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच में मैंने तुझे कम आंका था। रुक, तुझे एक और विंड बबून लाकर देता हूँ। शिया छियान का कल्टीवेशन लेवल दोबारा 30 पर पहुंचता देख यान शाओजे को एक अजीब सा झटका लगा और हंसी भी आई। वो तुरंत वहां से खिसक गया। बस कुछ ही पलों में उसने 2 और 10 साल के विंड बबून शिया छियान के सामने लापटके। श्रीक एकेडमी में उसने ऐसे कई स्पिरिट बीस्ट्स पाल रखे थे। 10 साल वाले विंड बबून तो 1000 साल पुराने सोल बीस्ट्स का खाना हुआ करते थे, इसलिए उसके पास इनकी कोई कमी नहीं थी। शिया छियान ने भी देर नहीं की, उसने फिर से विंड बबून को मारा और तीसरा स्पिरिट रिंग सोख लिया, सीधे लेवल 40। गुरु, तुमने तो सच में हैरान कर दिया। तीसरा स्पिरिट रिंग सोखते ही यान शाओजे ने शिया छियान की सोल पावर को फिर से उफान मारते महसूस किया। ये देखते ही यान शाओजे के दिमाग में भयानक मर्डर प्लान बनने लगा। किसने सोचा था कि श्रीक एकेडमी के इतना दबाने के बाद भी ये बंदा कचरा बनने को तैयार नहीं था? शिया छियान बिना कुछ बोले शांति से एक और 10 साल वाले विंड बबून को निपटाकर चौथा स्पिरिट रिंग सोख लेता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि चारों के चारों सफेद स्पिरिट रिंग्स वाला कोई स्पिरिट मास्टर पैदा हुआ हो। उसने फील किया कि शिया छियान की स्पिरिट पावर अब बस 41 पर आकर रुक गई है। यान शाओजे ने राहत की सांस ली। अगर चौथा स्पिरिट रिंग सोखते ही इसकी पावर लेवल 50 पार कर जाती तो वो बिना सोचे समझे वहीं इसका काम तमाम कर देता। 21 साल की उम्र में चारों सफेद स्पिरिट रिंग्स के साथ कोई सोल किंग या उससे ऊपर पहुंच जाए, ऐसे बंदे को जिंदा छोड़ना सरासर बेवकूफी होती। शुक्र है कि शिया छियान अभी बस 41 पर ही अटका था। 21 साल की उम्र, लेवल 41 और वो भी सबसे घटिया 4 स्पिरिट रिंग्स। 10 साल के विंड स्पिरिट ने शिया छियान को पूरी तरह अपाहिज बना दिया था। अब आगे चलकर स्पिरिट एम्प्रेस बनना भी इसके बस का नहीं था। अब इसमें इतनी औकात ही नहीं बची थी कि कॉन्टिनेंट का कुछ उखाड़ सके। याद रखना, बाहर जाके कोई नीच काम मत करना, ना श्रीक एकेडमी का नाम इस्तेमाल करना और ना ही मेई एयर दीदी के नाम का सहारा लेना। अगर नियम तोड़ा तो मैं खुद आके तेरी गर्दन मरोड़ूंगा। मेई एयर, चलो चलें। काई मेई एयर उस वक्त फूट फूट कर रो रही थी। उसका दिल पछतावे से भरा हुआ था। काश उस दिन उसने उस 5 साल के मासूम शिया छियान को क्यूट समझकर श्रीक एकेडमी लाने की गलती ना की होती। अगर वो उसे यहाँ न लाती तो आज शिया छियान का ये हाल कभी ना होता। उसने अपने ही हाथों से अपने भाई की जिंदगी तबाह कर दी थी। डीन यान, आप चलिए, मुझे अपने भाई से कुछ बात करनी है। यान शाओजे को अपने भाई पर जबरदस्ती 4 घटिया रिंग्स ठूंसते देख काई मेई एयर का बचा कुचा प्यार भी खत्म हो गया था। वो वैसे भी यान शाओजे को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वो तो जुआन जी और मुएन के कहने पर और शिया छियान की मार्शल स्पिरिट का मुद्दा दबाने के चक्कर में जबरन यान शाओजे के साथ रिलेशनशिप में फंसी हुई थी। अब जब उसके भाई का करियर ही इन लोगों ने तबाह कर दिया था तो काई मेई एयर के पास खोने को कुछ नहीं बचा था। उसने सीधे ब्रेकअप करने का मन बना लिया। काई मेई एयर की बात सुनकर यान शाओजे का मुंह बन गया, पर अपनी करतूत याद आते ही उसे लगा कि शायद मेई एयर ज्यादा ही चिढ़ गई है। इनर कोर्ट की सबसे हॉट टीचर को पटाने और रिश्ता बनाए रखने के चक्कर में यान शाओजे ने काई मेई एयर की ये छोटी सी बात मान ली। तभी शांत खड़ा शिया छियान ठंडे लहजे में बोला, डीन यान, अगर किसी दिन श्रीक एकेडमी का ही कोई बंदा इस कॉन्टिनेंट का कबाड़ा करने लगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज ही की तरह बड़े धर्म ईमान वाले बने रहेंगे और अपना खून यूं ही खौलाएंगे। यान शाओजे ने शिया छियान की बात को पूरी तरह इग्नोर किया और सीधे आंगन से बाहर निकल गया। भला श्रीक एकेडमी में ऐसा कौन होगा जो पूरे कॉन्टिनेंट के लिए खतरा बन जाए? अगर कोई ऐसा निकला भी तो वो खुद उसका काम तमाम कर देगा। यान शाओजे के जाते ही काई मेई एयर शिया छियान के पास आई और उसे सीधे गले से लगा लिया। सच कहें तो उसने शिया छियान को अपनी बाहों में भर लिया था। 21 साल का शिया छियान काफी लंबा चौड़ा था, काई मेई एयर से पूरा एक सिर ऊंचा। इस वक्त बड़ी बहन काई मेई एयर खुद छोटी बहन जैसी लग रही थी।
काई मेइयर की बॉडी की खुशबू फील करते ही शिया छियान एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह पाया। काई मेइयर ने बिलखते हुए माफी मांगी। भाई मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरी ये हालत हुई है। शिया छियान मुस्कुराया और बोला, दीदी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी किस्मत का खेल है। अगर तुम मुझे यहाँ न लाती तो शायद मैं इससे भी बुरी हालत में होता, पर अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। अपना ख्याल रखना। उसके दिल में काई मेइयर के लिए सिर्फ इज्जत और शुक्रिया था, कोई गिला शिकवा नहीं। उसकी इन बातों ने काई मेइयर को और ज्यादा गिल्ट में डाल दिया। उसने शिया छियान के गले से खुद को अलग किया। काई मेइयर ने एक स्पेस सोल गाइड रिंग निकाली और खुद शिया छियान की उंगली में पहना दी। उसने धीरे से कहा, इस रिंग में मेरी 15 साल की पूरी सैलरी है, ज्यादा नहीं, बस 39,70,000 है। भाई इनसे कुछ घर बार खरीद लेना, नौकर चाकर रख लेना और आराम से शांति की जिंदगी जीना। अगर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे लेटर लिख देना। श्रीक एकेडमी के टीचर्स का पे स्केल बहुत हैवी होता है। टाइटल डोलू लेवल के टीचर्स तो साल के 10 लाख से ज्यादा गोल्ड सोल कॉइन्स छापते हैं, पर काई मेइयर 4 साल पहले ही टाइटल डोलू बनी थी, ऊपर से रोज के खर्चे, तो सच में ज्यादा सेविंग्स नहीं थी। उसने लगभग सब कुछ अपने भाई शिया छियान पर ही लुटा दिया था। शिया छियान मना करने ही वाला था कि काई मेइयर ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। अब कुछ मत बोलना। काई मेई का गंभीर चेहरा देखकर शिया छियान ने आखिर में हार मान ली और वो 40 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स रख लिए। तब जाके काई मेई के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। फिर उसने सीरियस होकर अपने भाई को वार्निंग दी, मुझसे वादा कर कि तू कभी एविल स्पिरिट मास्टर नहीं बनेगा। अगर शिया छियान एविल स्पिरिट मास्टर बन गया तो काई मेई उसे किसी हाल में बचा नहीं पाएगी। ठीक है दीदी, पर फिर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। शिया छियान को खुद एविल स्पिरिट मास्टर से नफरत थी, तो जाहिर है वो वैसा नहीं बनने वाला था। पर जब काई मेई ने बात छेड़ी दी थी तो शिया छियान ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। काई मेइयर को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसने खुशी खुशी पूछा, बता क्या वादा चाहिए तुझे? शिया छियान काई मेइयर के कान के पास झुका और धीरे से अपनी शर्त रख दी, मैं चाहता हूँ कि तुम यान शाओजे के साथ कभी सेटल ना हो। शिया छियान की बात सुनते ही 40 साल की काई मेइयर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा भाई उससे ऐसी डिमांड करेगा। अगर यान शाओजे को ये बात पता चल जाती तो वो शिया छियान की खाल उधेड़ देता। शिया छियान का उम्मीद भरा चेहरा और यान शाओजे की अभी की घटिया हरकत देखकर काई मेइयर को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने सुध बुध खोकर हाँ में सिर हिला दिया। दीदी का वादा है तुझसे, जब तक तू ना कहे मैं कभी किसी के साथ नहीं जाऊंगी। ये बोलते वक्त काई मेइयर की हार्ट बीट अपनी पूरी स्पीड पर दौड़ रही थी। दीदी सच में कितनी अच्छी हैं। शिया छियान को लगा कि ये कोई शर्त नहीं बल्कि एक टास्क था और काई मेइयर ऐसे टास्क के लिए भी मान सकती है। ये बहुत कुछ साबित करता था। किताबों की कई बातें शायद झूठी ना निकलें। दीदी मैं अब निकलता हूँ, मुझे सी गॉड पवेलियन वालों को भी ये सब बताना पड़ेगा। अगर वो वहां न रही तो यान शाओजे आग में घी डालने का काम करेगा। वैसे भी किसी भी लफड़े से बचने के लिए तुझे जल्द से जल्द श्रीक सिटी छोड़ देनी चाहिए। शिया छियान का अजीब सा एक्सप्रेशन देखकर काई मेइयर को लगा कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो हड़बड़ी में वहां से निकल गई। काई मेइयर के जाते ही शिया छियान की स्माइल चेहरे पर ही जम गई। वो घर से बाहर निकला और सीधे श्रीक सिटी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ बढ़ गया। उसका प्लान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काफिले के साथ निकलने का था। इस तरह अगर श्रीक एकेडमी वाले वादा तोड़कर उसे मारने की सोचेंगे भी तो उन्हें सैकड़ों लोगों के सामने अपनी इज्जत का डर रहेगा। श्रीक एकेडमी अपनी साख बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जेब में 40 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स पड़े थे और बंदा खुद सोल सेट था। शिया छियान ने कोई कंजूसी नहीं दिखाई, सीधे स्टार लुओ का सबसे बड़ा कारवां चुना और अपने लिए एक अलग बग्घी बुक की। बग्घी में बैठते ही शिया छियान ने अपना गॉड लेवल सिस्टम एक्टिवेट किया, अनडेड समनिंग। जब उसने अपना पहला स्पिरिट रिंग सोखा था तभी उसका ये सिस्टम जाग चुका था, अनडेड समनिंग सिस्टम। शिया छियान मरे हुए लोगों को समन करके अपना गुलाम बना सकता था। जिस लेवल की कुर्बानी दी जाएगी उसी लेवल का अनडेड समन होगा। अगर शिया छियान किसी 1000 साल पुराने सोल बीस्ट की आत्मा की बलि चढ़ाए तो वो नर्क से 1000 साल पुराना सोल बीस्ट या कोई टाइटल डोलू समन कर सकता है। अगर 10,000 साल पुराना बीस्ट दे तो 10,000 साल पुराना बीस्ट या लेवल 95 से नीचे का टाइटल डोलू हाजिर हो जाएगा। अभी शिया छियान के पास कोई सही बलि देने को नहीं थी, पर चूंकि सिस्टम अभी अभी एक्टिवेट हुआ था उसे एक फ्री समन मिला था। इस बार वो बिना किसी बलि के लेवल 95 तक के किसी भी अनडेड को समन करके अपना गुलाम बना सकता था। समनिंग चालू है, कृपया वेट करें। पहला ऑप्शन युआन यिनझेन लेवल 95 टाइटल डोलू। दूसरा ऑप्शन बोन डोलू गुरोंग लेवल 95। तीसरा ऑप्शन एंजल डोलू छियान शुनजी लेवल 95। चौथा ऑप्शन लिंग युआन लेवल 99 टाइटल डोलू। पांचवा ऑप्शन सी इल्यूजन डोलू लेवल 93 टाइटल डोलू। कृपया किसी एक को चुने। समन किया गया अनडेड अपना पुराना शरीर वापस पा लेगा। उसके पास उसकी लाइफ टाइम की पूरी ताकत होगी और वो कभी अपने मालिक से गद्दारी नहीं करेगा। सामने दिखे पांचों ऑप्शंस को देखकर उसने बिना लेवल 95 वाले लिंग युआन डोलू और सी इल्यूजन डोलू को सीधे रिजेक्ट कर दिया। पियरलेस टैंक सेक्ट के जमाने में टाइटल डोलू भरे पड़े थे, 1-2 100 तो आराम से होंगे।
कम से कम 95 लेवल की स्पिरिट पावर तो मस्ट थी। बाकी बचे 3000 लेवल स्पिरिट मास्टर्स को भी हटा दिया। ऐसे बंदों से तो हर कोई नफरत करता था। गुरोंग की फाइटिंग पावर तगड़ी थी। अगर शिया छियान उसे समन करता तो शायद पूरा 9 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइम सेट ही वापस खड़ा कर लेता, पर इस दौर में लोग उसे एविल स्पिरिट मास्टर समझकर कूट देते। ऊपर से शिया छियान का मन श्रीक एकेडमी वालों की कायदे से लेने का था। आखिरकार शिया छियान ने युआन यिनझेन को चुना। युआन यिनझेन की ताकत इनमें सबसे खतरनाक थी। अगर वो अपने फुल फॉर्म में आ जाए तो लेवल 97 वाले को भी नाकों चने चबवा सकता था। ऊपर से मुएन भी एक हद तक ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसॉरस रेक्स फैमिली से ही ताल्लुक रखता था। इन दो वजहों से शिया छियान ने युआन यिनझेन पर ठप्पा लगाया। अनडेड समन सक्सेसफुल रहा। टारगेट मालिक के आसपास कहीं भी रैंडमली प्रकट हो जाएगा। ऐसा मैसेज देखते ही शिया छियान के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। अब किसी टाइटल डोलू लेवल का बंदा पाना है तो 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट्स का शिकार करना ही पड़ेगा। पर बदकिस्मती से युआन यिनझेन के होते हुए भी 10,000 साल पुराने बीस्ट को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं था। आजकल 10,000 साल वाले बीस्ट्स झुंड में घूमते हैं, अकेले मिलना मुश्किल है। श्रीक एकेडमी जैसा बड़ा स्कूल भी 100 सालों में मुश्किल से 2-3 ऐसे बीस्ट्स का शिकार कर पाता है। ऊपर से युआन यिनझेन पुराने जमाने में लेवल 95 का था, पर पियरलेस टैंक सेक्ट के इस एरा में शायद लेवल 93 का ही रह गया हो। 1-on-1 फाइट में भी ऐसे बीस्ट्स को पछाड़ने का चांस बहुत कम था। अब युआन यिनझेन की हेल्प के लिए कुछ और बंदे जुटाने ही पड़ेंगे। श्रीक एकेडमी वालों ने सच में मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक ही टाइप के 4-4 10 साल वाले स्पिरिट रिंग्स सोखने की वजह से फिलहाल उसके पास बस एक ही स्पिरिट एबिलिटी थी, मेंटल पावर इम्पैक्ट। छड़ी भले ही एक वेपन स्पिरिट थी, पर उसमें मेंटल पावर का तड़का भी था। जब तक मेंटल पावर तगड़ी ना हो तब तक वो ज्यादा और पावरफुल अनडेड को कंट्रोल नहीं कर सकता था। पर चूंकि शिया छियान के चारों स्पिरिट रिंग्स एकदम घटिया लेवल के थे, उसकी मेंटल पावर की बैंड बजी हुई थी, इसलिए उसकी इकलौती सोल स्किल में कोई खास दम नहीं था। अगर वो लेवल 41 पर किसी से भिड़ जाए तो शायद किसी नॉर्मल स्पिरिट मास्टर से भी पिट जाए। श्रीक एकेडमी ने सच में शिया छियान का करियर बर्बाद कर दिया था। शिया छियान अब पूरी श्रीक एकेडमी से इसका पाई पाई का हिसाब लेगा। अच्छी बात ये थी कि स्पिरिट रिंग्स से मिली स्किल्स के अलावा अपनी मार्शल स्पिरिट के यूनिक होने की वजह से उसके पास 2 इननेट स्पिरिट एबिलिटीज थीं। ये एबिलिटी बिल्कुल टैंग या कि डिवोरिंग पावर जैसी थी। शिया छियान के अनडेड स्टाफ में आत्माओं और लाशों को कंट्रोल करके अपने इशारों पर नचाने की ताकत थी। श्रीक एकेडमी वालों का शिया छियान से फटना एकदम नॉर्मल बात थी। उनका डरना जायज था। शायद जब छियान सोल किंग बन जाएगा तो श्रीक एकेडमी के दोनों जनरेशन के 7 डेविल्स को अपनी उंगलियों पर नचाएगा, असली गॉड ऑफ डेथ बनकर उभरेगा। मालिक को प्रणाम। शिया छियान अभी आगे का प्लान सोच ही रहा था कि तभी बग्घी के बाहर से एक बुजुर्ग सी आवाज आई। युआन यिनझेन शिया छियान के सामने हाजिर हो चुका था। अब से मुझे सिर्फ यंग मास्टर कहना। तुम बग्घी चलाओ, सीधे हेवनली ड्रैगन गेट की तरफ चलो। तुम्हारा सपना पूरा करने का टाइम आ गया है। युआन यिनझेन के आते ही शिया छियान का अगला टारगेट क्लियर हो गया था, तियानलोंग गेट। युआन यिनझेन की ताकत के दम पर तियानलोंग गेट को दबाना और उसे अपने कब्जे में लेना बच्चों का खेल था। फिर पूरे तियानलोंग सेक्ट की पावर का इस्तेमाल करके हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट्स और पावरफुल एविल स्पिरिट मास्टर्स का शिकार करेंगे ताकि जल्दी से ताकत जमा की जा सके। तियानलोंग सेक्ट में एक टाइटल डोलू पहले से मौजूद था। 2 कमजोर टाइटल डोलू मिलकर भी किसी नॉर्मल 10,000 साल वाले स्पिरिट बीस्ट का काम आसानी से तमाम कर सकते थे। जो हुक्म यंग मास्टर। युआन यिनझेन भी ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसॉरस रेक्स का आज का हाल देखने को बेताब था। दोपहर होते होते स्टार लुओ एम्पायर का कारवां काफी व्यापारी जुटाने के बाद स्टार लुओ सिटी की तरफ निकल पड़ा। उसने बग्घी का पर्दा हटाया और पीछे छूटती श्रीक सिटी को देखा। ठंडे लहजे में बोला, जब अगली बार लौटूंगा तो वो इस शहर की तबाही का दिन होगा। शिया छियान श्रीक एकेडमी के उस टॉर्चर और उस घटिया कॉलेज की नीच हरकतों को कभी नहीं भूल सकता था। शिया छियान इस कॉलेज का नामो निशान मिटाकर रहेगा, चाहे उनका बाप टैंग सैन ही क्यों ना आ जाए, कोई नहीं बचा पाएगा। आधे महीने के लंबे सफर के बाद शिया छियान आखिरकार ड्रैगन गेट पहुंच ही गया, यानी ड्रैगन सिटी। हेवन सोल एम्पायर के नॉर्थ का ये बहुत बड़ा शहर था, नॉर्थ पोल से ज्यादा दूर नहीं। युआन यिनझेन भले ही लेवल 95 का सुपर सोल मास्टर था, पर नए जमाने के सुपर सोल मास्टर्स के सामने उसकी खास औकात नहीं बची थी। पर बंदा तजुर्बेकार था। लॉन्गचेंग के रास्ते में वो लगातार पीछे नजर बनाए हुए था। उसे पूरा यकीन था कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा, जब तक कि लेवल 96 से ऊपर का कोई खूसट खुद मैदान में ना आ जाए। पर पूरी श्रीक एकेडमी में अभी बस 3 ही बंदे थे, जुआनजी, सोंग लाओसान और एक और, जो लेवल 96 के पार थे। उनकी इतनी औकात नहीं थी कि शिया छियान जैसे मामूली बंदे का पीछा करने की जहमत उठाएं। तो सीन ये था कि शिया छियान को सच में आजादी मिल चुकी थी, श्रीक एकेडमी की नजरों से दूर। ड्राइवर बने युआन यिनझेन ने बग्घी को ड्रैगन हेवन के गेट पर रोक दिया। ड्रैगन सेक्ट का आज का हाल देखकर युआन यिनझेन के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसॉरस रेक्स का इतना बुरा पतन हो जाएगा। भले ही आज के ड्रैगन सेक्ट में अभी भी टाइटल डोलू मौजूद था, पर उसका दायरा 10,000 साल पहले के मुकाबले नाममात्र रह गया था। भले ही ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसॉरस रेक्स फैमिली की तबाही का जिम्मेदार एक हद तक वही था,
वो अपनी फैमिली का गुनहगार था, पर अपनी खानदान को इस हाल में देखकर उसका दिल बैठ गया। शियाचियान ने युआन यिनझेन को ये नहीं बताया कि आज के दौर में ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स का एक बंदा लेवल 99 पर बैठा है, जो इंसानों की लिमिट है। मुएन खुद अपनी फैमिली को नहीं मानता, तो ये सब बताने का कोई फायदा नहीं था। बग्घी से उतरकर शियाचियान सीधे तियानलोंग गेट के अंदर घुसने लगा। गेट पर तैनात चेलों ने तुरंत आगे आकर रास्ता रोक लिया। तुम दोनों तियानलोंग गेट में किस काम से आए हो? शियाचियान का इशारा पाते ही युआन यिनझेन ने सीधे अपनी मार्शल स्पिरिट और 9 की 9 स्पिरिट रिंग्स चमका दी। उसने सेक्ट लीडर वाला रोब दिखाया और कड़क आवाज में बोला, अपने सेक्ट लीडर को बाहर बुलाओ। 2 पीली, 2 बैंगनी, 5 काली, पूरी 9 स्पिरिट रिंग्स। ये देखते ही तियानलोंग सेक्ट के दरबानों की पैंट गीली हो गई। वो घबराते हुए बोले, जी मालिक, आप अंदर पधारिए, मैं अभी सेक्ट प्रमुख को खबर देता हूँ। सेक्ट प्रमुख हाजिर हों। सामने टाइटल डॉलू खड़ा था। अगर ये सूरमा तियानलोंग सेक्ट में शामिल हो जाए तो सेक्ट में 2-2 टाइटल डॉलू हो जाएंगे। सीधे टॉप लेवल सेक्ट्स की लिस्ट में नाम आ जाएगा। ड्रैगन गेट के चेले भला खुश क्यों ना होते? टाइटल डॉलू के आने की खबर सुनते ही तियानलोंगमेन के मौजूदा सेक्ट लीडर यूचेंगे लेवल 92 स्पिरिट पावर अपने 3 सोल सेंट्स और 15 सोल एम्परर्स को लेकर भागे भागे आए। युआन यिनझेन की मार्शल स्पिरिट देखते ही वो एक्साइटमेंट में बोले, क्या आप भी ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स खानदान से हैं? क्या आप हमारी ही कोई ब्रांच हैं? जब ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स फैमिली तबाह हुई थी, तब सिर्फ यू शाओगांग, लियू एरलोंग, यू तियानहेंग और यू तियानशिन ही जिंदा बचे थे। तियानलोंग सेक्ट असल में यू तियानशिन वाली ब्रांच थी, जो खुलेआम घूमती थी। इसके अलावा यू तियानहेंग का खून छुप छुप कर फल फूल रहा था, पर दोनों खानदानों का सैकड़ों सालों से कोई कांटेक्ट नहीं था। युलोंगचेंग को युआन यिनझेन की असली पहचान पर शक था। युआन यिनझेन तो चिल्लाकर कहना चाहता था कि वो उन दोनों का बाप दादा है, पर उसे पता था कि उसका जमाना 10,000 साल पहले खत्म हो चुका है। अगर आज सच उबला तो तियानलोंग सेक्ट पर मुसीबत आ जाएगी। उसने एकदम रूखे टोन में जवाब दिया कि वो तियानलोंग सेक्ट की ही एक ब्रांच से है, जो सैकड़ों साल पहले अलग हो गई थी। आज वापस आया है ताकि तियानलोंग सेक्ट के पुराने दिन वापस ला सके। युआन यिनझेन सच में तियानलोंग सेक्ट का नक्शा बदलने का इरादा रखता था। पुराने 3 बड़े सेक्ट्स जैसा न सही, पर एम्पायर के टॉप 3 सेक्ट्स में तो नाम लाना ही था। एम्पायर में दर्जनों टाइटल डॉलू घूम रहे थे, पर अकेले तियानलोंग सेक्ट के पास ही सबसे तगड़े डॉलू थे, जो टॉप 10 में आते थे। युआन यिनझेन की बातें सुनकर युलोंगचेंग की बाँछें खिल गईं। उसने हाथ जोड़कर अंदर आने का इशारा किया। शियाचियान और युआन यिनझेन एक के पीछे एक तियानलोंग सेक्ट के अंदर चले गए। थोड़ी बातचीत के बाद युआन यिनझेन ने अपना कल्टीवेशन लेवल दिखाया और शियाचियान के साथ अपने रिश्ते का राज खोला। ये सुनते ही युलोंगचेंगी और बाकी बुजुर्गों के तोते उड़ गए। लेवल 95 का युआन यिनझेन सीधे तियानलोंग सेक्ट का हेड बनने के लायक था। पूरे हेवन सोल एम्पायर में लेवल 95 की स्पिरिट पावर वाले मुश्किल से 7-8 लोग ही थे। युआन यिनझेन को सेक्ट प्रमुख मानने में किसी को कोई ऐतराज नहीं था, पर लफड़ा ये था कि उसका एक यंग मास्टर भी था। ऊपर से उसकी मार्शल स्पिरिट ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स भी नहीं थी, जो तियानलोंग सेक्ट वालों को कतई मंजूर नहीं था। हेवनली ड्रैगन सेक्ट कभी किसी दूसरे के आगे सिर नहीं झुकाएगा, खासकर किसी लौंडे के आगे। शियाचियान को भी तियानलोंग सेक्ट वालों के अकड़ू नेचर का पता था। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे मालिक मानने की जरूरत नहीं है और ना ही मास्टर यू को सेक्ट प्रमुख बनाने की जरूरत है। हम यहाँ बस तुम्हारे तियानलोंग सेक्ट को ताकतवर बनाने आए हैं। अगर काम पसंद आए तो बाद में भले मुझे मालिक मान लेना। जब तक तुम मेरी बात मानोगे, मैं वादा करता हूँ कि 10 सालों के अंदर तियानलोंग सेक्ट में कम से कम 10 टाइटल डॉलू होंगे और ये टॉप सेक्ट बनेगा। ये सुनते ही युलोंगचेंग का बूढ़ा शरीर कांप उठा। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या ये सच है? अगर शियाचियान सच में तियानलोंग सेक्ट को 10 टाइटल डॉलू दे सकता है, तो तियानलोंगमेन अपने पूर्वजों के नियम तोड़े बिना भी उसकी बात मान सकता है। वैसे भी टारगेट सिर्फ शियाचियान था, कोई पूरी ताकत नहीं। शियाचियान के बूढ़ा होकर मरने के बाद तियानलोंगमेन वापस आजाद हो जाएगा। अगर भरोसा ना हो तो अभी मेरे साथ चलकर देख लो। लोंगचेंग में मेरे पास 3 से 5 अरब गोल्ड सोल कॉइन्स पड़े हैं। मैं इसीलिए लोंगचेंग आया हूँ। शियाचियान के मुंह से ये आंकड़ा सुनते ही पूरे हॉल का पारा चढ़ गया। तियानलोंग सेक्ट के बूढ़ों की तो आंखें ही बाहर आ गईं। अरबों गोल्ड सोल कॉइन्स, ये तो तियानलोंग सेक्ट की हजारों सालों की कमाई से भी ज्यादा था। आज के टाइम में तियानलोंग सेक्ट साल के मुश्किल से कुछ लाख हजार ही कमा पाता था। हेवन सोल एम्पायर थोड़ा पिछड़ा हुआ था, अभी भी पुराने जमाने में जी रहा था। बाजार में खास रौनक नहीं थी, बस एक शहर पर कब्जा था। तियानलोंग सेक्ट ज्यादा माल नहीं छाप पाता था। युलोंगचेंग और तियानलोंग सेक्ट के बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरकार शियाचियान को एक मौका देने का फैसला किया। ठीक है, अगर तुम अपनी बात पर खरे उतरे तो मैं पूरे तियानलोंग सेक्ट को तुम्हारे इशारों पर नचाऊंगा। करोड़ों अरबों गोल्ड सोल कॉइन्स से बहुत कुछ किया जा सकता था। दिलोंग सेक्ट जैसे मीडियम सेक्ट्स को तो चुटकी में तियानलोंग सेक्ट का गुलाम बनाया जा सकता था। ये ऐसा ऑफर था जिसे तियानलोंग सेक्ट के लोग ठुकरा ही नहीं सकते थे। रात होते ही शियाचियान युआन यिनझेन और युलोंगचेंगे को लेकर शहर के दूसरे सेक्ट दिलोंग सेक्ट की तरफ निकल पड़ा। दिलोंग सेक्ट पहुंचते ही युलोंगचेंगे का मुंह बन गया। तुम्हारा दिलोंग सेक्ट आने का क्या इरादा है? क्या जबरदस्ती दिलोंगमेन को अपना गुलाम बनाना चाहते हो? दिलोंग सेक्ट और तियानलोंग सेक्ट के रिश्ते काफी अच्छे थे। युलोंगचेंगे दिलोंगमेन पर अपनी ताकत नहीं आजमाना चाहता था। टेंशन मत लो,
मुझे कुछ और काम है। फिर शियाचियान ने युआन यिनझेन को छानबीन करने को कहा। दिलोंगमेन में अभी सबसे तगड़ा बंदा बस एक स्पिरिट सेंट था जो इन्हें रोक ही नहीं सकता था। दो टाइटल डोलू सेक्ट में ऐसे टहल रहे थे जैसे अपने बाप के घर में हों। शियाचियान के इशारे पर युआन यिनझेन ने तुरंत दिलोंगमेन के पूर्वजों का खजाना ढूंढ निकाला। शियाचियान का कल्टीवेशन अभी बहुत कम था, इसलिए उसने युआन यिनझेन को युलोंगचैंग के साथ नीचे जाकर सीन देखने को कहा। कुछ ही देर में युलोंगचैंग उस सूखे कुएं से बाहर उड़ा। उसने हैरान होकर पूछा, नीचे ऐसा क्या है भाई जिसने टाइटल डोलू युआन यिनझेन तक की हवा टाइट कर दी? नीचे जो चीज है उसकी कीमत लगाना नामुमकिन है। शियाचियान मुस्कुराया और बोला, हजारों साल पुराना जुआनबिंग मैरो। यहाँ जुआनबिंग आइस मैरो की पूरी खान है जिसकी कीमत कम से कम 10 अरब होगी। ये जगह आइस एंड फायर आइस जैसी है, एकदम मस्ट चीज। शियाचियान की बात सुनते ही युलोंगचेंगे के होश उड़ गए। वो हिचकिचाते हुए बोला, चीज तो बहुत तगड़ी है, पर इस कॉन्टिनेंट पर आइस एट्रीब्यूट वाले स्पिरिट मास्टर्स ज्यादा हैं ही कहाँ? जहां तक मुझे पता है आइस नाम का कोई टाइटल डोलू तो दूर दूर तक नहीं है। ऐसा बंदा ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। शियाचियान को मानना पड़ा कि सेक्ट प्रमुख युलोंगचेंग में थोड़ा बहुत दिमाग तो है। उसने सीधे अपना प्लान टेबल पर रख दिया। इंसान न सही, पर नॉर्थलैंड के स्पिरिट बीस्ट्स को तो ये चाहिए ही होगा। वो मना कैसे करेंगे? ये सुनते ही युलोंगचेंग का रंग उड़ गया। इससे पहले कि वो कोई बहस करता, शियाचियान ने हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। ये बात सब जानते हैं कि ये चीज आइस एट्रीब्यूट वाले सोल बीस्ट्स का कल्टीवेशन रॉकेट की स्पीड से बढ़ा सकती है। हम इसी बात का फायदा उठाकर उन सोल बीस्ट्स के साथ डील करेंगे। सुदूर उत्तर के दुर्लभ माल के बदले इसका सौदा करेंगे, और तो और उनसे 10,000 साल वाले स्पिरिट रिंग्स भी मांगेंगे। क्यों मास्टर यू, कैसा लगा प्लान? अब युलोंगचेंग की बोलती बंद हो चुकी थी। वो सोल बीस्ट से सौदा नहीं करना चाहता था, पर मुनाफा इतना मोटा था कि वो ना भी नहीं कह पा रहा था। श्रीक एकेडमी वाले खुद बीस्ट्स के साथ सौदेबाजी और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो हमारा तियानलोंग सेक्ट क्यों पीछे रहे? हाउतियान सेक्ट वाले 1 लाख साल पुराने बीस्ट्स को झेल सकते हैं, तो हम बीस्ट से माल क्यों नहीं छाप सकते? शियाचियान ने युलोंगचेंग को ऐसा बहाना दिया कि वो हक्का बक्का रह गया। आखिरकार उसके तेवर ढीले पड़ गए। आपसे मिलकर खुशी हुई यंग मास्टर। बेफिक्र रहो मास्टर यू, 3 सालों के अंदर तियानलोंग सेक्ट टॉप 3 सेक्ट्स में गिना जाएगा। बॉडी सेक्ट वालों को अभी पछाड़ना मुश्किल है, पर बाकी सेक्ट्स की तो हम वोट लगा देंगे। शियाचियान का ये मोटिवेशनल भाषण युलोंगचेंग सीधे गटक गया। वैसे मास्टर यू, यंग मास्टर को आपसे एक और छोटा सा काम है। युलोंगचेंग ने ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया और सीधे सीरियस होकर बोला, हुक्म कीजिए। शियाचियान का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। दिलोंग सेक्ट और तुम्हारे तियानलोंग सेक्ट के संबंध अच्छे हैं। तुम उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर रहे हो, तो कोई ठोस बहाना होना चाहिए। क्यों ना तियानलोंग सेक्ट और दिलोंग सेक्ट आपस में रिश्तेदारी जोड़ लें और मिलकर ऐश करें? युलोंगचेंग ये सुनकर सोच में पड़ गया। बात तो सही थी, ये खजाना दिलोंग सेक्ट का था। तियानलोंगमेन का जबरदस्ती कब्जा करना सही नहीं लगता। अगर शादी ब्याह का रिश्ता बन जाए तो बात जम जाएगी। वो सीरियस होकर बोला, नान शुई के घर की वो छोटी लड़की लगभग 14 साल की होने वाली है। बहुत प्यारी है। यंग मास्टर के साथ उसकी जोड़ी सही जमेगी। शियाचियान के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। नहीं, नान छियू की बात नहीं कर रहा। वो अभी 14 की भी नहीं हुई है। शियाचियान ऐसा नीच काम कभी नहीं करेगा। उसकी बात सुनते ही युलोंगचेंग का दिमाग फिर से गोल गोल घूमने लगा। जब उसे नतीजा समझ आया तो उसने डरते डरते पूछा, कहीं आपका मतलब नान शुई से तो नहीं? इसके अलावा उसे कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। नान शुई भले ही उसकी भांजी जैसी लगती हो, पर युलोंगचेंग के दिमाग में ऐसा घटिया ख्याल कभी नहीं आ सकता था। पर अगर युआन यिनझेन उस हॉट यंग विधवा नान शुई के साथ सेटल हो जाए तो सीन जम सकता था। शियाचियान की स्माइल और कमीनी हो गई। उसने जो कहा उसे सुनकर युलोंगचेंग वहीं का वहीं सुन्न खड़ा रह गया। मेरी और नान शुई की शादी की बात नहीं हो रही भाई। छोटी बच्ची में वो बात कहाँ जो उस गजब की मैच्योर औरत में है? युलोंगचेंग से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो हड़बड़ी में बोला, ना यंग मास्टर, ऐसा मत कहो। नान शुई 35 साल की है और उसकी पावर सोल सेंट लेवल की है। ये शादी बिल्कुल जम नहीं रही। शियाचियान 21 साल का था और उसकी स्पिरिट पावर लेवल 42 थी। युलोंगचेंगी की नजर में उसका टैलेंट बस ठीक ठाक ही था। अगर युआन यिनझेन जैसा टाइटल डोलू उसका बाप बनकर न खड़ा होता तो शियाचियान की नान शुई का दामाद बनने की भी औकात नहीं थी। नान शुई से शादी करना तो दूर की बात थी। कुछ भी अजीब नहीं है, मुझे तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। कल ही मास्टर यू किसी को रिश्ता लेकर भेजेंगे। रिश्ता मेरी तरफ से होगा। 38,80,000 गोल्ड सोल कॉइन्स का शगुन। ये बोलकर शियाचियान सीधे युआन यिनझेन के साथ दिलोंगमेन के उस अखाड़े से बाहर निकल गया और युलोंगचेंग को वहीं हवा में लटकता छोड़ गया। अगले ही दिन युलोंगचेंग खुद 18 पेटी शगुन लेकर दिलोंग सेक्ट पहुंच गया, जिससे पूरे ड्रैगन सिटी में तहलका मच गया। दिलोंग गेट में नान शुई ने खुद युलोंगचेंग का वेलकम किया। उसने अपनी बेटी से युलोंगचेंग को चाय परोसने को कहा, अंकल आज आप अचानक यहाँ किस काम से आना हुआ? कल ही तियानलोंग गेट में एक टाइटल डोलू टायरेनोसोरस रेक्स मार्शल स्पिरिट वाला आया था। ये खबर पूरे ड्रैगन सिटी में आग की तरह फैल चुकी थी। नान शुई थोड़ी नर्वस और डरी हुई थी। क्या तियानलोंगमेन दिलोंगमेन को हड़पने आया है? दो टाइटल डोलू के सामने दिलोंगमेन की लड़ने की कोई औकात नहीं थी।
युलोंग चेंग थोड़ा झेप रहा था, पर अरबों गोल्ड सोल कॉइन्स और तियानलोंग सेक्ट के भले के लिए उसने चाय की चुस्की ली और ठंडी सांस भरकर बोला, भांजी, तेरा अंकल यहाँ हमारे पुराने रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलने और हमेशा के साथ के लिए शादी का रिश्ता मांगने आया है। उसकी बात सुनते ही नान शुई शुई ने दिमाग लगा लिया कि तियानलोंगमेन अब दिलोंगमेन को अपने में मिलाने वाला है। उसके लिए बस एक ही अच्छी बात थी कि तियानलोंगमेन ने काम थोड़ा इज्जतदार तरीके से करने की सोची थी। नान शुई शुई का दिल अंदर से रो रहा था, पर चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लानी पड़ी। चलिए बढ़िया है, यू तियानलोंग अच्छा लड़का है, मेरी छियू छियू और उसकी जोड़ी खूब जमेगी। उसने मान लिया कि रिश्ता तियानलोंग सेक्ट की नई पौध के लीडर यू तियानलोंग का आया है, जो उसकी बेटी नान छियू छियू से शादी करेगा। पास में बैठी नान छियू छियू, जो युलोंग चेंग दादाजी को चाय परोसने ही वाली थी, उसकी बात सुनते ही उसका गुलाबी चेहरा चिंता से पीला पड़ गया। वो अपनी माँ से चिल्लाकर कहना चाहती थी कि उसे उस यू तियानलोंग के साथ कोई चक्कर नहीं चलाना। उसे वो बंदा फूटी आंख नहीं सुहाता था, पर अपनी माँ की घूरती आंखें देखकर नान छियू छियू की हवा निकल गई। वो सहम कर गर्दन नीचे झुकाए चुपचाप आंसू बहाने लगी। युलोंग चेंग थोड़ी देर शांत रहा, फिर दबी आवाज में बोला, किसकी बात कर रही है? उसे लगा जैसे जिंदगी की सारी इज्जत आज ही नीलाम हो गई हो। नान शुई शुई एक पल को हक्की बक्की रह गई। क्या वो खुद थी, एक विधवा की जिंदगी में फिर से बाहर आने वाली थी? जो लड़की अभी रो रही थी, उसके चेहरे पर तुरंत स्माइल तैर गई। अरे नहीं नहीं, मेरी मम्मी की बात हो रही है। नान छियू छियू ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखा। वो देखना चाहती थी कि अब उसकी माँ में मना करने का दम बचा है या नहीं। अपनी बेटी को यूं घूरते देख नान शुई शुई असहज हो गई। उसकी स्माइल पूरी तरह नकली लग रही थी। अंकल, ये सब क्या बकवास है? युलोंग चेंग के लिए भी बात संभालना आसान नहीं था। उसने धीरे धीरे सफाई देनी शुरू की। भांजी, तुझे तो पता ही है कि कल हमारे सेक्ट में एक टाइटल डॉलू सीनियर पधारे थे। वो मेरी ही ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स फैमिली के बड़े बुजुर्ग हैं, लेवल 95 के सुपर टाइटल डोलू। उसका मकसद नान शुई शुई को सिचुएशन संभालने का मौका देना था, पर नान शुई शुई को लगा कि युलोंग चेंगे उसे लेवल 95 वाले सुपर टाइटल डोलू की धमकी दे रहा है। पूरे हेवन सोल एम्पायर में ऐसे बंदे उंगलियों पर गिने जा सकते थे। दिलोंग गेट की आजाद रहने की कोई औकात नहीं बची थी। नान शुई शुई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जब बात यही है तो मैं वही कहूंगी जो आप सुनना चाहते हैं, पर एक विधवा होने के नाते मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि धूमधाम से शादी रचाऊं। बस अपनों के बीच छोटा मोटा फंक्शन रख लेते हैं। नान शुई शुई ने पूरी जिंदगी अकेले काटने का मन बना लिया था, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पति के गुजरने के बाद सीधे एक सुपर टाइटल डॉलू की नजर उस पर पड़ी थी। अब ये बात उतनी भी बुरी नहीं लग रही थी। ठीक है, दूल्हा 3 दिन बाद दिलोंग में आ जाएगा, भांजी तू तैयारी कर ले। इतना बोलकर युलोंग चेंगे झट से उठ खड़ा हुआ और निकल लिया। युलोंग चेंग के जाते ही नान छियू छियू ने बेवकूफों की तरह अपनी माँ से पूछा, मम्मी, क्या मुझे नया पापा मिलने वाला है? नान शुई शुई का मन किया कि अपनी बेटी के कान के नीचे 2 खींच कर लगाए, पर अपनी बेटी की उम्मीद भरी आंखें देखकर उसे एहसास हुआ कि बच्ची को सच में एक बाप के प्यार की जरूरत थी। नान शुई शुई एक ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह पाई। वो चिल्लाकर कहना चाहती थी कि तेरा नया बाप उम्र में तेरे दादाजी के बराबर होगा। गलियों की उड़ती खबरों की माने तो उस सुपर टाइटल डॉलू की उम्र युलोंग चेंग से भी ज्यादा थी। पर नान शुई शुई ये बात अपनी बेटी से नहीं कह सकती थी। वो बस यही दुआ कर रही थी कि वो टाइटल डॉलू सीनियर उसकी बेटी का ख्याल रखे। उसका मूड खराब था। उसने फिर से कड़क आवाज में नान छियू छियू को डांटा और चुपचाप जाकर प्रैक्टिस करने को कहा। नान छियू छियू तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई, पर उसका छोटा सा दिमाग ये सोचने से बाज नहीं आ रहा था कि जो बंदा उसकी माँ से शादी करने वाला है वो दिखता कैसा होगा। क्या वो कोई हैंडसम हीरो होगा? डोलू कॉन्टिनेंट की लड़कियां उम्र से पहले ही समझदार हो जाती हैं। भले ही नान छियू छियू मासूम थी, पर उसे इन सब बातों की थोड़ी बहुत हवा तो थी ही। युलोंग चेंग ने वापस जाकर नान शुई शुई की शर्त सुना दी। सच कहें तो शिया छियान इस शादी का बड़ा ढिंढोरा पीटना चाहता था। सोल सेक्ट के कल्टीवेशन पर होकर किसी स्पिरिट सेंट लेवल की हॉट सेक्ट लीडर से शादी करना, अगर ये बात बाहर फैलती तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती। पर नान शुई शुई शर्मा रही थी, तो चलो जाने दो, फिर कभी सही। भीड़ भाड़ वाली जगह पर प्यार जताना भी वैसा ही था। 3 दिन पलक झपकाते ही बीत गए। सुहागरात का कमरा नान शुई शुई का बेडरूम ही बना। नान शुई शुई में सच में इतनी हिम्मत नहीं थी। वो सिर पर मिर्च डालकर पूरे ड्रैगन सिटी में घूम आई। दिलोंगमेन ड्रैगन सिटी के वेस्ट साइड में है, तियानलोंगमेन ईस्ट साइड में है। दोनों के बीच कई मील का फासला है। नान शुई शुई को लगा कि अगर वो दुल्हन का जोड़ा पहनकर इतनी मील पैदल चली तो पालकी से सड़कों पर पानी ही टपकता रहेगा। सब कुछ तैयार था, बस सही मौके का इंतजार था। दिलोंगमेन के बंदे, चाहे वो चेले हों या बड़े बुजुर्ग, उनमें से ज्यादातर नहीं चाहते थे कि नान शुई शुई किसी से शादी करे, पर सामने वाला बंदा टाइटल डॉलू था। दिलोंगमेन में इतनी औकात ही नहीं थी कि पंगा ले सके, इसलिए वे बस सुहागरात के कमरे का रास्ता सजाने में जुट गए। उन्हें उम्मीद थी कि इससे दूल्हे का मूड अच्छा रहेगा और उनकी सुंदर सेक्ट लीडर को कम दर्द सहना पड़ेगा। जब दूल्हा पहुंचा तो दिलोंगमेन के लोगों के होश ही उड़ गए। क्या इन्होंने ये नहीं कहा था कि उनकी सेक्ट लीडर से शादी करने वाला बंदा एक टाइटल डॉलू है? पर सामने तो एक बहुत ही हैंडसम और किलर लुक्स वाला नौजवान खड़ा था, जो उनकी सेक्ट लीडर से उम्र में बहुत छोटा था। वो टाइटल डॉलू, जिसे दूल्हा होना चाहिए था, वो तो नौकर बना घूम रहा था।
भीड़ में खड़ी नान छिउ शा छियान को ऐसे ताक रही थी कि पलकें झपकाना ही भूल गईं। उसे अचानक अपनी माँ से जलन होने लगी कि इतना शानदार पति मिला है। युआन यिनझेन के कड़े पहरे में शा छियान सीधे नान शुई के बेडरूम तक पहुंच गया। दुल्हन नान शुई अंदर ही बैठी थी, बाकी सब वहां से खिसक लिए। बस युआन यिनझेन दरवाजे पर पहरा देने लगा। युआन यिनझेन के बाहर पहरा देने से शा छियान पूरे कॉन्टिनेंट में उन 20 सबसे पावरफुल लोगों से भी ज्यादा सेफ था। शा छियान ने दरवाजा धक्का देकर खोला। आहट सुनते ही दुल्हन के लिबास में शादी के जोड़े पर बैठी नान शुई बुरी तरह घबरा गई। उसके पतले गोरे पैर आपस में रगड़ने और कांपने लगे। आखिरकार वो एक सोल सेंट जो थी। नान शुई का सेंस बहुत तेज था। जब उसे लगा कि उसका होने वाला पति उसके सामने आकर खड़ा हो गया है तो शादी के जोड़े के नीचे से नान शुई ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसका वेलकम किया। चेहरे पर हैवी मेकअप, गजब का रूप, और इस खुशी ने नान शुई को उस पल बहुत खूबसूरत बना दिया था। शा छियान का यंग और हैंडसम चेहरा देखकर और उसकी ताकत जो खुद से बहुत कम थी, नान शुई का चेहरा एकदम फक पड़ गया। उसने आसपास देखा। वो कांपती आवाज में पूछने लगी, मेरे पतिदेव कहाँ हैं? वो टाइटल डॉलू वाले पतिदेव। नान शुई के हिसाब से जिससे उसकी शादी हो रही थी वो एक टाइटल डॉलू होना चाहिए था। अगर वो कोई मामूली स्पिरिट सेक्ट निकला तो उसे ऐसा बंदा नहीं चाहिए। तियान लोंगमेन ने सच में उसकी ऐसी बेइज्जती कर दी। अगर नान शुई नखरे दिखाती तो शा छियान उसे भाव भी नहीं देने वाला था। इसलिए उसने सीधे ताली बजाई। बाहर पहरा दे रहे युआन यिनझेन ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। युआन यिनझेन को देखते ही नान शुई को पक्का यकीन हो गया कि सामने खड़ा ये बूढ़ा ही वो टाइटल डॉलू है जिससे वो शादी करने वाली थी। पर अब ये यहाँ दरबान बनकर क्यों खड़ा है? ये सीन देखते ही युआन यिनझेन को सारा खेल समझ आ गया। उसने तुरंत दबी आवाज में राय दी, यंग मास्टर, क्या ये बूढ़ा गुलाम इसकी स्पिरिट पावर सील कर दे या किसी खास तरीके से हाथ पैर बांध दे ताकि यंग मास्टर इसके साथ मजे कर सके? यंग मास्टर की अभी की ताकत बहुत कम है, वो तो इसे बेड पर भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। युआन यिनझेन की बातें सुनकर नान शुई का दिमाग पूरी तरह हिल गया। एक सुपर डॉलू जिस लौंडे को यंग मास्टर चिल्ला रहा था, वो सामने खड़ा यंग और हैंडसम लड़का ही था। इस लड़के की असली हैसियत क्या है भाई? क्या ये किसी लिमिट डॉलू का बेटा है? शा छियान ने युआन यिनझेन को कोई जवाब नहीं दिया, बस नान शुई की तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। वो प्यार से बोला, शुई, मेरी जान, मेरी बीवी, अपना फैसला खुद बताओ। अपनी मर्जी से मेरी बीवी बनोगी या इसे कहूं कि तुम्हें रस्सी से बांध दे? तुम 13 साल के बच्चे की एक बेहद खूबसूरत माँ हो। नान शुई के गाल शर्म से लाल हो गए। दिल धक धक करने लगा। पर अंकल, आपने तो कहा था कि मेरी शादी किसी टाइटल डॉलू से होगी। शा छियान अपने और नान शुई के लिए शराब डालने लगा और लगे हाथ बात भी क्लियर कर दी। क्या ऐसा तो नहीं कि तुमने उसकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया? उसकी बात सुनते ही नान शुई को तुरंत समझ आ गया। हाँ, युलोंग चेंग ने कभी नहीं कहा था कि वो टाइटल डॉलू ही उसका दूल्हा बनेगा। ये तो बस उसका अपना ही मुगालता था। बात समझ आते ही नान शुई खुद को रोक नहीं पाई और छुप छुप कर देखने लगी। शा छियान बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना किलर लुक्स वाला बंदा नहीं देखा था। इतना हैंडसम बंदा, ऊपर से इतना खतरनाक बैकग्राउंड। नान शुई को लगने लगा कि वो इस बंदे के लायक ही नहीं है। इस बंदे के साथ सेटल होना तो बहुत फायदे का सौदा है। उसे थोड़ा पछतावा भी हुआ। अगर उसे पहले पता होता कि उसका पति इतना हैंडसम है तो वो शा छियान के साथ पूरे ड्रैगन सिटी की सड़कों पर छाती ठोककर घूमती। नान शुई को सीधी सधी बनते देख युआन यिनझेन ने अक्ल लगाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। शा छियान ने शराब का ग्लास नान शुई की तरफ बढ़ा दिया। नान शुई ने सीधे बच्ची की तरह ग्लास लिया और शा छियान के साथ जाम टकराया। आगे क्या होने वाला है ये जानते हुए नान शुई ने शर्माते हुए अपने पति से गुजारिश की, क्या आप प्लीज मोमबत्तियां बुझा देंगे? हे। अगर मोमबत्ती बुझ गई तो मैं तुम्हारी इस हॉट बॉडी का दीदार कैसे करूंगा? लाइट बंद करने का क्या फायदा? नान शुई को भी लगा कि वो सच में पागल हो गई है। एक 70 से ऊपर के लेवल की सोल सेंट को 41 लेवल का मामूली स्पिरिट सेक्ट अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। छोड़ो नचाना, वो बंदा तो सीधे उसके सिर पर चढ़कर बैठ गया था। शा छियान रातों रात एक सच्चा ड्रैगन राइडर बन गया। अगले दिन जब धूप सिर पर आ गई तब जाके नान शुई की आंख खुली। वो पिछले 10 सालों से विधवा थी। कल रात आखिरकार उसे पति का दुलार मिला था तो जाहिर है वो अपना सारा गुबार एक ही बार में निकालना चाहती थी। नजारा बहुत हसीन था। अपने पुराने पति के मुकाबले वो इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। खुशी से फूली न समाती नान शुई फिर से सॉफ्ट हो गई। उसने बड़े प्यार से अपने पति से पूछा, क्या तुम्हें कुछ खाना है? मैं कल कुछ ड्रैगन एट्रीब्यूट वाले स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करके तुम्हारे लिए मस्त डिश बनाती हूँ। शा छियान ने मना नहीं किया। वो शांति से बोला, हाँ जाओ, जाकर माहौल संभालो। जब स्पिरिट बीस्ट्स ठूंसने का टाइम आए तो तुम भी थोड़ा ज्यादा खा लेना। नान शुई के बाहर जाते ही नान छिउ नाम की वो छोटी बच्ची दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अपनी माँ के सुहागरात वाले कमरे में झांक रही थी। प्रैक्टिस कर रहे शा छियान की नजर उस पर पड़ गई। उसने नान छिउ को हाथ से इशारा करके बुलाया। कम अक्ल वाली वो छोटी बच्ची
शिया छियान की किलर स्माइल देखकर पूरी तरह फिदा हो गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और शिया छियान की तरफ बढ़ गई। शिया छियान ने नान छिऊ के सिर पर हाथ फेरा और बोला, तुम छिऊ हो ना, मुझे पापा कहो। नान छिऊ मजे लेते हुए कंफ्यूज हो गई। क्या मुझे आपको दादाजी नहीं कहना चाहिए? शिया छियान थोड़ा हैरान हुआ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नान छिऊ ने कोई झूठ नहीं बोला और सीधे सच बता दिया। मैंने कल रात साफ साफ मम्मी को आपको यही पुकारते सुना था, इसीलिए मुझे आपको दादाजी कहना चाहिए। शिया छियान की स्माइल और ज्यादा गहरी हो गई। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब से मुझे बस पापा कहा करो। पापा तुम्हें बाहर घुमाने ले चलेंगे। नान शुई के मामले में शिया छियान सच में बहुत खुश था। वो कोई नॉर्मल रूस ड्रैगन नहीं थी। शिया छियान को लगता था कि उसे यंझी शुई ड्रैगन कहना ज्यादा सही रहेगा। नान छिऊ को लगता था कि शिया छियान वाला पापा उसकी मां नान शुई से कहीं ज्यादा सॉफ्ट था। उसे शिया छियान के साथ रहना ज्यादा पसंद आ रहा था। शिया छियान के प्लान में नान शुई को अच्छे से ट्रेन करना बहुत जरूरी था, पर यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस छोटी लोलिता को सिखाने पढ़ाने के लिए बहुत टाइम पड़ा है। रात में शिया छियान ने आखिरकार नान शुई के अपने हाथों से बना खाना चखा। लाल मिर्च वाला ड्रैगन लिवर, भुने हुए ड्रैगन टेंडन्स, उबले हुए ड्रैगन क्लॉस और मसालेदार ड्रैगन रूट्स। 4000 साल पुराना एक रॉक गोल्डन ड्रैगन सीधे टेबल पर परोस दिया गया था। दिलोंग गेट वालों को ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट्स की बहुत जरूरत रहती थी, इसलिए जब भी वो बाहर निकलते उन्होंने कई ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट्स के ठिकाने नोट कर रखे थे। रॉक गोल्डन ड्रैगन भी उन्हीं में से एक था। दिलोंग गेट के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से अगर शिया छियान रोज भी ड्रैगन का मीट खाए तो भी ये माल शिया छियान को 1-2 साल तक आराम से खिला सकता था। यान जिनलोंग को नान शुई ने खुद मारा था, खुद ही साफ किया, खुद ही पकाया और तो और शिया छियान को अपने हाथों से खिलाया भी। शिया छियान को हाथ तक नहीं उठाना पड़ा। मानना पड़ेगा, एक समझदार बीवी को पता होता है कि अपने पति की खिदमत कैसे की जाती है। अगर इसकी जगह वो नखरेबाज छोटी लड़कियां होती तो शायद शिया छियान को ही उनकी सेवा करनी पड़ती। नान शुई अपने इस चतुर पति पर दिलो जान से फिदा थी। शिया छियान का पूरा ख्याल रखने के लिए और तियानलोंगमेन और दिलोंगमेन का जल्दी मर्जर कराने के लिए नान शुई ने अर्थ ड्रैगन सेक्ट के रोजमर्रा के सारे काम टाल दिए थे और सारा कामकाज तियानलोंगमेन को सौंप दिया था। अगले आधे महीने तक शिया छियान और नान शुई अपने हनीमून पर रहे। उन्होंने आसपास की सारी खूबसूरत जगहें छान मारी। कई जगहों पर उसके और नान शुई के प्यार की निशानियां छूट गई थीं। युलोंगचेंग दिलोंगमेन के नीचे से वो जुआनबिंग मैरो निकालने में जुट गया था। आधे महीने बाद युलोंगचेंग का निकाला हुआ जुआनबिंग मैरो लगभग 2000 कट्टी तक पहुंच गया था। शिया छियान को समझ आ गया था कि अब उसका असली प्लान शुरू हो सकता है। इस ट्रिप पर शिया छियान अपने साथ युआन यिनझेन, युलोंगचेंग और नान शुई को लेकर निकला। चारों के चारों नॉर्थ पोल के बाहरी इलाके में पहुंच गए। शिया छियान का कल्टीवेशन अभी बहुत कम था। 2-2 टाइटल डॉलू के पहरे में होने के बाद भी वो नॉर्थ पोल के ज्यादा अंदर नहीं जा सकता था। आखिरकार नान शुई और शिया छियान नॉर्थ पोल के बाहर एक छोटे से कस्बे में ही रुक गए। युआन यिनझेन और युलोंगचेंग नक्शे के इशारे पर आइस एम्परर स्कॉर्पियन कबीले को ढूंढने नॉर्थ पोल की गहराइयों में निकल गए। शिया छियान 15 सालों से ज्यादा टाइम तक श्रीक सिटी में रहा था। उसे पूरा यकीन था कि हुआ युहाओ ने अभी तक बिंगदी को अपने वश में नहीं किया है, इसलिए उसे हुआ युहाओ से पहले बिंगदी को हर हाल में हथियाना ही होगा। रही बात गॉड ऑफ टैंग की, तो उससे बाद में निपटेंगे। युआन यिनझेन और युलोंगचेंग दोनों का स्टेमिना बहुत तगड़ा था। वो सच में मौत के मुंह से निकल कर आए थे। वो उस जगह पहुंच गए जहां आइस जेड स्कॉर्पियन रहते थे। आइस एम्परर को छोड़कर बाकी कोई भी आइस जेड स्कॉर्पियन उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। जैसे ही वो करीब पहुंचे, आइस एम्परर ने इन बिन बुलाए मेहमानों की आहट ताड़ ली। उसने सीधे इंसानों को धमकी दी कि भाड़ में जाओ, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो और यहीं ढेर हो जाओ। नॉर्थ पोल में आइस एम्परर की फाइटिंग पावर लेवल 98 वाले के बराबर थी। युआन यिनझेन और युलोंगचेंग को निपटाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर बिंगदी अभी इंसानों से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहती थी, क्योंकि नॉर्थ पोल की सबसे तगड़ी स्नो एम्परर गायब हो चुकी थी और उसे खुद 4 लाख साल पुरानी भयानक तबाही का सामना करना था। जल्द ही आने वाली उस तबाही के लिए आइस एम्परर के पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा था। चाहे इन 2 टाइटल डॉलू से लड़ने के बाद जख्मी होना हो या फिर और इंसानी टाइटल डॉलू से दुश्मनी लेना, आइस एम्परर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता था। युआन यिनझेन ने जैसे ही सामने वाले की भयानक ताकत महसूस की, तुरंत बोला, सीनियर, क्या आप ही आइस एम्परर हैं? मैं आपके साथ हाथ मिलाने आया हूँ ताकि 4 लाख साल की लिमिट तोड़ने में आपकी हेल्प कर सकूं। आइस एम्परर ने सुना और हकारते हुए थूक दिया, इंसान, तुझे क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ? इंसानों पर भरोसा करने वाले स्पिरिट बीस्ट्स की कब्र पर तो आज फीट ऊंची घास उग चुकी है। युआन यिनझेन ने फालतू बकवास बंद की। उसने अपनी स्पेस सोल गाइड रिंग से वांगजाई जुआनबिंग मैरो निकाल लिया। वांगजाई जुआनबिंग मैरो देखते ही आइस एम्परर का कंट्रोल छूट गया। वो बर्फ की सफेद चादर से बाहर निकली
और सीधे युआन यिनझेन की तरफ झपटी। वो चिल्लाई, वांगजाई जुआनबिंग मैरो, तेरे पास ये वांगजाई जुआनबिंग मैरो कहाँ से आया? आइस एम्परर का ये हैरान रूप देखकर युआन यिनझेन समझ गया कि इस बीस्ट के लिए इस बर्फ के टुकड़े की क्या औकात है। उसने सीधे शिया छियान की लिखी स्क्रिप्ट पर एक्टिंग शुरू कर दी। मैं तियानलोंग सेक्ट का बड़ा बुजुर्ग हूँ और ये तियानलोंग सेक्ट का मौजूदा हेड है। हमारा तियानलोंग सेक्ट सीधे ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स खानदान से निकला है। हमारे हाथ 10,000 साल पुरानी बर्फ के पानी की एक पूरी खान लग गई है। उसमें मौजूद जुआनबिंग मैरो तुझे 10 लाख साल के लेवल तक पहुंचाने के लिए बहुत है। आइस एम्परर, सच बता, क्या तुझे ये नहीं चाहिए? उस खान की बात सुनते ही आइस एम्परर का पारा और चढ़ गया। तुम्हारे पास सच में 10,000 साल पुरानी बर्फ के पानी की खान है? अगर सच में ऐसी कोई खान है तो वो आसानी से 4 लाख साल वाली तबाही से पार पा सकती है और सीधे 5 लाख या 6 लाख या 7 लाख साल तक का छक्का मार सकती है। पर आइस एम्परर इस खुशी में बह नहीं गई। उसने ठंडे दिमाग से पूछा, मैं तुम्हारी इस बकवास पर भरोसा क्यों करूं? इंसान जात बहुत चालाक होती है, क्या पता तुम मुझे किडनैप करके मार डालो। युआन यिनझेन ने आराम से समझाया, पहली बात, हमारे तियानलोंग सेक्ट के पास सिर्फ 2 टाइटल डॉलू हैं। हम में इतनी औकात ही नहीं है कि तेरा शिकार कर सकें। दूसरी बात, उस खजाने की लोकेशन हमारे सेक्ट के ठिकाने के ठीक नीचे है। अगर हम सच में तेरा शिकार करना चाहते तो हमारे सेक्ट के सैकड़ों हजारों चेले तेरे हाथों से कैसे बच पाते। तीसरी बात, बिंगदी, तेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। एक बार तू निपट गई तो सोच तेरा कबीला किस हाल में रहेगा। तेरे ग्रुप में कोई 10,000 साल वाला स्पिरिट बीस्ट भी नहीं बचा जो कमान संभाल सके। युआन यिनझेन की बातों ने आइस एम्परर को खामोश कर दिया। उस पर प्रेशर सच में बहुत ज्यादा था। जब तक तू मानती है, उस खजाने की खान का पूरा कंट्रोल हम तेरे हाथ में सौंप देंगे। चाहे तू अकेले सारा माल गटक ले या अपने 2-4 आइस एम्परर स्कॉर्पियंस को साथ बैठाकर मजे ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। युआन यिनझेन के इस ऑफर ने आइस एम्परर का ईमान डगमगा दिया। अगर उसके कबीले में 1 लाख साल वाले 2-4 बंदे और तैयार हो जाएं, तो वो स्नो एम्परर के नक्शेकदम पर चलकर बाकी सब कुछ भूल सकती है। ठीक है, मुझे पहले जाकर देखना पड़ेगा कि वो खजाना सच है या अफवाह, और लगे हाथ अपनी शर्तें भी बता दो। आइस एम्परर कोई कच्ची गोटी नहीं खेली थी। उसे अच्छे से पता था कि ये इंसान इतनी आसानी से खजाना नहीं लुटाएंगे। उसे देखना था कि इन लोगों की शर्तें क्या हैं। अगर शर्तें ज्यादा गिरी हुई हुई तो वो सीधे लात मार देगी। आइस एम्परर को ढीला पड़ता देख युआन यिनझेन खुशी से उछल पड़ा। मेरे यंग मास्टर चाहते हैं कि आप हमारी एक हेल्प करें। हमें 10,000 साल वाले स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करके दें। जाहिर है टारगेट फिक्स नहीं है। एम्परर बिंग, अगर आपको वो 10,000 साल वाला स्पिरिट बीस्ट पसंद ना आए तो सीधे उसका काम तमाम कर देना। 10,000 साल वाले स्पिरिट बीस्ट्स को निपटाते ही हम 2-2 टाइटल डॉलू लेवल के सूरमाओं को समन कर सकते हैं। उस टाइम 4-4 टाइटल डॉलू आइस एम्परर को टक्कर देने के लिए बहुत होंगे। अगर हम युआन यिनझेन की माने तो आइस एम्परर बेमन से तैयार हो गई। जाहिर है वो किसी 10,000 साल वाले सोल बीस्ट का शिकार नहीं करना चाहती थी, पर नॉर्थ पोल के बिगड़ते माहौल को सोचकर उसने आखिर में खामोशी से बात मान ली। युआन यिनझेन के पीछे पीछे वो जितनी जल्दी हो सके लॉन्गचेंग पहुंचे और छुपके से ड्रैगन सिटी में घुस गए। उस खजाने की खान में कदम रखते ही आइस एम्परर का दिमाग ही घूम गया। बर्फ के पानी की खान, सच में खजाना है यार। युआन यिनझेन अपनी बकवास जारी रखता है, ये खजाना सीधे हमारे सेक्ट के नीचे है। अगर हमारे दिल में तेरे लिए कोई पाप आया तो हमारे हजारों चेले तेरे हाथ में मोहरे बने बैठे हैं। अब बता क्या सोचती है। आइस एम्परर को भी मानना पड़ा कि ये जगह सच में बहुत सेफ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने लोगों का ख्याल रखती है। आइस एम्परर भी जानती है कि इंसान अपने चेलों और कबीले वालों की बहुत परवाह करते हैं। हजारों कमजोर स्पिरिट मास्टर्स उसकी सेफ्टी की गारंटी थे। जुआनबिंग की ताकत सोखने का मास्टर कार्ड। फैसला करना मुश्किल था। आइस एम्परर ने तुरंत अपना फैसला सुना दिया। ठीक है, मैं पहले तुम्हारी मदद करके एक 10,000 साल वाले सोल बीस्ट को निपटाती हूँ। दूसरा काम तब करूंगी जब मेरा कल्टीवेशन 4 लाख साल तक पहुंच जाएगा। क्यों युआन यिनझेन? वो तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। क्यों नहीं, बिल्कुल चलेगा। मुझे बस ये बता दो कि तुम किस 10,000 साल वाले स्पिरिट बीस्ट का शिकार करना चाहती हो, स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट से या फिर इसी नॉर्थ पोल से? आइस एम्परर ने रूखे लहजे में जवाब दिया, नॉर्थ पोल का ही एक गद्दार है, मेरे पीछे आओ। इतना बोलकर बिंगदी आगे आगे चल दी। युआन यिनझेन ने हड़बड़ी में कहा, आइस एम्परर जरा रुको तो सही, मुझे अपने यंग मास्टर को भी साथ लेना होगा। आइस एम्परर ने युआन यिनझेन को घूर कर देखा। आखिरकार उस खजाने की खातिर उसने युआन यिनझेन की बात मान ली। जाहिर है उसे भी खुजली हो रही थी कि युआन यिनझेन के मुंह से जिस यंग मास्टर का नाम निकल रहा है वो बंदा है कौन। वे उस जगह पहुंचे जहां शिया छियान और नान शुई शुई रह रहे थे। अपने टारगेट को देखते ही आइस एम्परर का दिल छोटा हो गया। तू एक सुपर टाइटल डोलू होकर इस चिंटू को अपना मालिक मानता है क्या? नींद में घूम रहा है क्या? आइस एम्परर को साफ दिख रहा था कि शिया छियान कितना फुसफुसा है, एकदम घटिया। उसने अपनी लाइफ में इतना कमजोर सोल सेट नहीं देखा था। युलोंगचेंग थोड़ा झेप गया और उसे समझ नहीं आया क्या करे। सिर्फ आइस एम्परर ही नहीं, उसकी खुद की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। युआन यिनझेन ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। मेरे यंग मास्टर की ताकत भगवानों से भी ऊपर है।
आइस एम्परर को युआन यिनझेन की बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं हुआ। एक फुसफुसा स्पिरिट सेक्ट भगवान से भी तगड़ा है, फिर तो भगवानों की कोई औकात ही नहीं बची। आइस एम्परर के पीछे पीछे श्याछियान नॉर्थ पोल और फूहाई के बॉर्डर पर पहुंच गया। बिंगदी के हिसाब से वहां 1,80,000 साल पुराना फूहाई आइस ड्रैगन रहता था। जब ये कीड़ा कमजोर था तो नॉर्थ पोल वालों ने ही इसकी हेल्प करके इसे 1,00,000 साल के लेवल तक पहुंचाया था। पर 1,00,000 साल की प्रैक्टिस पूरी होते ही इसने नॉर्थ पोल की पीठ में छुरा घोंपा और सी स्पिरिट बीस्ट कबीले से जा मिला। आइस एम्परर बहुत पहले से इस गद्दार का काम तमाम करना चाहती थी, पर श्यूदी और सी स्पिरिट बीस्ट किंग और सी प्रिंसेस के बीच पक्की दोस्ती थी, इसलिए उसने इस आइस ड्रैगन को जाने दिया। अब जब उसे जुआनबिंग मैरो की सख्त जरूरत थी तो वो इस आइस शार्प की बलि देकर ही अपना रास्ता साफ कर सकती थी। तुम जाकर इस आइस शार्प के भागने का रास्ता ब्लॉक करो, मैं खुद इसका काम तमाम करती हूँ। आइस एम्परर की ताकत जाहिर है फूहाई बिंग जियाओ का कबाड़ा कर सकती थी, पर फूहाई बिंग जियाओ की स्पीड बिंगदी से कहीं ज्यादा तेज थी। अगर सही प्लान न बनता तो फूहाई बिंग जियाओ सीधे नॉर्थ सी में डुबकी लगा लेता। उस टाइम आइस एम्परर हाथ मलती रह जाती। युआन यिनझेन और युलोंगचेंग ने बिंगदी के प्लान पर अमल किया। उन्होंने अपनी सांसें रोकीं और घूमकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। नॉर्थ सी के इलाके में इंसान जात के टाइटल डाउलू बहुत कम कदम रखते हैं, इसी वजह से फूहाई बिंग जियाओ एकदम बेफिक्र पड़ा था। उसे आने वाले खतरे की भनक तक नहीं लगी। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि फूहाई बिंग जियाओ घेरे में फंस चुका है? आइस एम्परर ने अचानक अटैक ठोक दिया। जैसे ही आइस एम्परर की सांसों की महक फैली, किनारे पर बर्फ पर सो रहा फूहाई बिंग जियाओ झटके से जाग गया। वो अपनी पूरी जान लगाकर फूहाई की तरफ भागा। थंडर ड्रैगन रोअर 9 हेवंस। फूहाई बिंग जियाओ के भागने वाले रास्ते पर युआन यिनझेन और युलोंगचेंग ने एक साथ धावा बोलकर रास्ता बंद कर दिया। दो टाइटल्ड डाउलू मिलकर 1,80,000 साल पुराने सोल बीस्ट की बजाने के लिए बहुत थे। फूहाई आइस फ्लड ड्रैगन गुस्से से बौखला गया। इन दो टाइटल्ड डाउलू के सामने उसकी जिंदगी का मीटर डाउन हो गया था। जान बचाने के लिए फूहाई बिंग जियाओ युआन यिनझेन और युलोंगचेंगे से भिड़ गया और लगे हाथ आइस एम्परर पर ताने कसने लगा। आइस एम्परर, नॉर्थ पोल की महारानी, अब तू इंसानों के साथ मिलकर तलवे चाट रही है? तू नॉर्थ पोल के नाम पर धब्बा है, अगर दम है तो सामने आकर खुल के लड़ना। आइस एम्परर ने उसकी बकवास को घास तक नहीं डाली, अपनी सबसे तगड़ी स्पिरिट एबिलिटी ठोंकी। आइस एम्परर्स रेस का धमाका हुआ। आइस एम्परर का भयानक रूप देखते ही युआन यिनझेन और युलोंगचेंग तुरंत साइड हटकर भाग निकले। फूहाई बिंग जियाओ, जो बच नहीं सकता था, सीधे आर पार हो गया। फूहाई बिंग जियाओ मरते मरते अपनी भड़ास निकाल गया। प्रिंसेस हाई तुझे कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद बिंग जियाओ की बॉडी पर एक लाल रंग की सोल रिंग चमकने लगी। स्पिरिट रिंग दिखते ही साफ हो गया कि बिंग जियाओ का काम तमाम हो चुका है। आइस एम्परर ने इस कचरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, अपनी पुरानी अकड़ में बड़बड़ाती रही। मैं पहले सी प्रिंसेस से थोड़ा डरती थी, पर कुछ सालों में अगर उस सी प्रिंसेस ने यहाँ कदम रखने की हिम्मत की तो उसे नॉर्थ पोल का असली खौफ दिखाऊंगी। जुआनबिंग की खान हाथ लगते ही आइस एम्परर की कॉलर ऊंची हो गई थी। उसने फूहाई बिंग जियाओ की बॉडी से निकली हड्डी उठाई और श्याछियान की तरफ फेंक दी। आइस एम्परर की नजरें सीधे अनंत नॉर्थ सी पर टिक गईं, ताकि कोई इमरजेंसी आए तो निपट सके। फूहाई बिंग जियाओ की लाश के पास जाकर युलोंगचेंग पछतावे में सिर धुनने लगा। काश इस टाइम हमारे पास कोई 90 लेवल का स्पिरिट मास्टर होता। 10,000 साल वाला स्पिरिट रिंग सच में बर्बाद हो गया। भाई झेंग, अगर तुम पहले बता देते कि ऐसा सीन है तो मैं पहले से तैयारी करके आता। इस मौके को भुनाकर कम से कम 1 करोड़ गोल्ड सोल कॉइन्स तो छाप ही लेते। बाहर की दुनिया में जिसके लिए अनगिनत स्पिरिट मास्टर्स तरसते हैं, वो 10,000 साल वाला स्पिरिट रिंग हवा में गायब होने के लिए छोड़ दिया गया। युलोंगचेंग का दिल खून के आंसू रो रहा था। युआन यिनझेन ने कोई सफाई नहीं दी। नान शुई शुई की हेल्प से श्याछियान जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच गया। उसने अपने अनडेड स्टाफ की बलि दी, सीधे उस आइस फ्लड ड्रैगन को निपटाया और चमचमाता स्पिरिट रिंग सोख लिया। स्पिरिट रिंग ही श्याछियान के लिए अनडेड समन करने का मेन जरिया था। इस चीज की बलि दिए बिना श्याछियान अनडेड समन कर ही नहीं सकता था। स्पिरिट रिंग सोखने के बाद श्याछियान की नजरें उस ड्रैगन की लाश पर टिक गईं, जिसका वजन हजारों किलो था। वो अभी बस एक सोल सेक्ट था। वो सिर्फ सोल एम्परर लेवल तक की लाशों को कंट्रोल करके अपने लिए लड़ा सकता था। कॉन्ट्रा लेवल पर पहुंचे बिना श्याछियान इस ड्रैगन का कुछ नहीं उखाड़ सकता था, इसलिए वो इसे अभी के लिए बस स्टोर करके रख सकता था। तो उसने इसे सीधे फ्रीज कर दिया। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो सीधे पकाकर खा जाएंगे। श्याछियान ने हाल ही में बहुत ताकत वेस्ट की थी। उसे एनर्जी की सख्त जरूरत थी। इतनी भयानक ताकत पाना इतना आसान नहीं होता, खासकर जब कोई लौंडा अपने से कई लेवल ऊपर की मेच्योर लेडी ड्रैगन से भिड़ जाए तो मेहनत डबल हो जाती है। श्याछियान को 10,000 साल वाला स्पिरिट रिंग सोखते देख आइस एम्परर के तोते उड़ गए। तूने ये चमत्कार कैसे किया? उसे साफ फील हुआ था कि फूहाई बिंग जियाओ का स्पिरिट रिंग श्याछियान की मार्शल स्पिरिट ने सोख लिया था, पर श्याछियान तो बस एक मामूली स्पिरिट मास्टर था।
वो 10,000 साल वाला स्पिरिट रिंग कैसे पचा सकता है? शिया छियान ने एक ठंडी स्माइल दी। तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। अगर वो इस टाइम मुंह खोलता तो आइस एम्परर चौकन्नी हो जाती और सोचती कि कहीं ये उसका शिकार करने का प्लान तो नहीं बना रहा। शिया छियान ने कुछ नहीं कहा और बिंगदी ने भी ज्यादा कुरेदना सही नहीं समझा। वो दबी आवाज में बोली, मुझे वापस जाकर अपने कबीले के 2 बंदों को लाना होगा ताकि वो भी इस खजाने का मजा ले सकें। आइस स्कॉर्पियन कबीले का बोझ वो अकेले नहीं उठा सकती थी। जब ऐसा माल हाथ लगा ही था तो कबीले के 2 बंदों को 10,000 साल के लेवल पर पहुंचाना ही सही रहेगा। शिया छियान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने जरूरी इंतजाम कर दिए। तो फिर चलो अलग अलग निकलते हैं। वैसे भी तुम्हें रास्ता पता ही है, सीधे वहीं पहुंच जाना। आइस एम्परर ने ऑफर मान लिया और शिया छियान की गैंग से अलग हो गई। जितनी जल्दी हो सके लॉन्गचेंग वापस पहुंचने के लिए शिया छियान को दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ी। नान शुई शुई बहुत ही टेक केयर करने वाली बीवी निकली। उसने शिया छियान को सीधे अपनी गर्दन पर बैठा लिया। वो शिया छियान को किसी छोटे बच्चे की तरह ढो रही थी। शिया छियान ने उसकी चोटी पकड़ रखी थी और उसने शिया छियान की टांगे संभाल रखी थी। अगर ये सीन बाहर के किसी बंदे ने देख लिया होता तो पूरी डोलू कॉन्टिनेंट में नान शुई शुई के नाम के चर्चे हो जाते। शिया छियान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका पूरा ध्यान अपने सिस्टम पैनल पर था। जैसे ही फू हाइबिंग जियाओ का स्पिरिट रिंग समन काउंट में बदला, शिया छियान ने सीधे समन बटन दबा दिया। पहला ऑप्शन वांग लिंग 1000 जिन टाइटल्ड डोलू लेवल 96 टाइटल्ड डोलू। दूसरा ऑप्शन वांग लिंग एयर सी ड्रैगन लेवल 95 टाइटल्ड डोलू। तीसरा ऑप्शन टाइटल्ड डोलू सैनपाओ यू शाओगांग लेवल 93 टाइटल्ड डोलू। चौथा ऑप्शन वुलिंग्स बुडिंग डोलू झाओ वुजी लेवल 95 टाइटल्ड डोलू घोस्ट 5। पांचवा ऑप्शन आइस एम्परर डोलू वाटर आइस एम्परर शुई बिंग एयर लेवल 95 टाइटल्ड डोलू। इस सी आइस ब्यूटी के पास 18 लाख साल से ज्यादा का कल्टीवेशन था और स्पिरिट पावर भी कूट कूट कर भरी थी। इसने शिया छियान को सच में बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। नॉर्मली किसी 10,000 साल वाले स्पिरिट बीस्ट की बलि देने पर सिर्फ लेवल 90 से ऊपर और लेवल 95 से नीचे के ही अनडेड समन होते हैं, पर इस बार बस उस कचरे गांगजी को छोड़कर बाकी सब लेवल 95 के पार वाले थे। पर गांगजी तो बस टैंग सैन की लेने के काम आता। फाइटिंग में एकदम ठन ठन गोपाल था। सी ड्रैगन डोलू अगर जमीन पर आ जाए तो उसकी ताकत आधी रह जाती। छियानजुन डोलू की फाइटिंग पावर सबसे तगड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। इसलिए उसके पास सिर्फ आइस एम्परर डोलू शुई बिंग एयर को चुनने का ही रास्ता बचा था। पहली बात, शुई बिंग एयर की ताकत छियानजुन डोलू से रत्ती भर कम नहीं थी। दूसरी बात, शिया छियान के पास जुआन बिंग का खजाना था जो शुई बिंग एयर की पावर रॉकेट की स्पीड से बढ़ा सकता था। 5 सालों के अंदर शुई बिंग एयर आराम से लेवल 97 तक पहुंच सकती थी, जो काम वो छियानजुन टाइटल डोलू कभी नहीं कर पाता। अनडेड समन सक्सेसफुल रहा, वो रैंडमली तुम्हारे आसपास प्रकट हो जाएगी। मुश्किल से 7-8 मिनट के अंदर शुई बिंग एयर उस अनंत बर्फ की चादर के बीच शिया छियान के पास प्रकट हो गई। नीले और सफेद रंग की स्नोफ्लेक फ्रॉक पहने, चेहरे पर बर्फ सी ठंडक लिए उस स्नो गॉडनेस को देखकर नान शुई शुई तो देखती ही रह गई। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह पाई। शिया छियान को देखते ही वो शिया छियान के पास आई और इज्जत से बोली, यंग मास्टर को प्रणाम। ये देखते ही नान शुई शुई और युलोंग चेंग की सांसें अटक गईं। यंग मास्टर शिया छियान के सामने खड़ी ये हसीन औरत आखिर है कौन? इस यंग मास्टर शिया छियान का असली खानदान क्या है भाई? युलोंग चेंग तो फिर भी ठीक था, पर नान शुई शुई को सच में अपनी कुर्सी डगमगाती महसूस होने लगी। शिया छियान ने हल्का सा सिर हिलाया। बिंग एयर, तेरा 9वां स्पिरिट रिंग कितने साल पुराना है? शुई बिंग एयर का चेहरा वैसा ही शांत रहा। वो आराम से बोली, 80,000 साल से ऊपर का। 10,000 साल वाले स्पिरिट बीस्ट्स बहुत कम बचे थे। शुई बिंग एयर के पास कोई तगड़ा गॉडफादर नहीं था। आखिरकार 9वां स्पिरिट रिंग बस 80,000 साल से ऊपर के एक फ्रॉस्ट स्नो स्कल्पचर का ही मिल पाया। 9वां स्पिरिट रिंग 10,000 साल वाला ना होने का मतलब था कि शुई बिंग एयर का लेवल 98 तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। बड़े अफसोस की बात है, आगे चलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। शिया छियान रास्ते में चलते चलते युलोंग चेंग से बोला, हॉल मास्टर, ये हमारे ड्रैगन सेक्ट की तीसरी टाइटल डोलू है, लेवल 95 की स्पिरिट पावर। तियानालोंग सेक्ट वापस पहुंचने के बाद चाहो तो इसका ढोल पीट दो या फिर इसे अपना सीक्रेट ट्रम्प कार्ड बनाकर छुपा लो। युलोंग चेंग ने हाँ में सिर हिलाया। शिया छियान अकेले 2-2 सुपर डोलू को अपने इशारों पर नचा सकता था। अब ड्रैगन सेक्ट के पास चूं तक करने की जगह नहीं बची थी। जमाने के बदलने के साथ युलोंग चेंग भी जान गया था कि सिर्फ ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स स्पिरिट के दम पर तियानलोंग सेक्ट को आगे बढ़ाना नामुमकिन है। आखिरकार बाहर से सूरमाओं को भर्ती करना ही पड़ेगा। शुई बिंग एयर के साथ आने पर युलोंग चेंग ने दिल खोलकर उसका वेलकम किया। ड्रैगन एम्प्रेस गेट वापस पहुंचने के बाद शिया छियान ने नान शुई शुई को खाना पकाने भेज दिया। वो आज उस आइस ड्रैगन का मीट ठूंसना चाहता था। बीस्ट्स का मीट स्पिरिट मास्टर्स के कल्टीवेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर वो 10-15 दिन तक लगातार इस आइस ड्रैगन को खाए तो शिया छियान की स्पिरिट पावर सीधे लेवल 42 से 43 हो सकती है। पूरा ड्रैगन डकार जाने पर लेवल 50 तक पहुंचना तो बाएं हाथ का खेल था, एकदम आसान। नान शुई शुई ने उस बर्फ की परी शुई बिंग एयर को 2 बार अजीब नजरों से देखा, फिर चुपचाप एप्रन पहनकर किचन में घुस गई।
बाहर वालों के सामने नान शुई शुई को अपने पति शिया छियान की इज्जत का पूरा ख्याल रखना पड़ता था। उसने रात का पूरा प्लान दिमाग में तैयार कर लिया था। वो रात को आराम करते टाइम शिया छियान की कायदे से क्लास लेगी। अगर शिया छियान ने सारे राज नहीं उगले तो वो अपनी सबसे खतरनाक एबिलिटी चलाने से पीछे नहीं हटेगी। नान शुई शुई को अपनी उस इकलौती स्किल ड्रैगन एब्जॉर्बिंग वाटर पर पूरा भरोसा था। चाहे शिया छियान कितना भी जोरावर लौंडा क्यों ना हो, वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा और देर सबेर रहम की भीख मांगेगा। नान छियू छियू अपने नए पापा शिया छियान के साथ खेलना चाहती थी, पर नान शुई शुई उसे घसीट कर किचन में काम कराने ले गई। एक टाइम था जब नान शुई शुई नान छियू छियू को लेकर बहुत कड़क रहती थी। वो इसलिए क्योंकि आगे चलकर नान छियू छियू को ही दिलोंगमेन की गद्दी संभालनी थी, तो वो उसे ढीला नहीं छोड़ सकती थी। अब दिलोंग सेक्ट तो बस नाम का ढांचा रह गया था। नान छियू छियू के लिए कोई जायदाद ही नहीं बची थी। नान शुई शुई ने अपनी बेटी को पढ़ाने का तरीका ही बदल दिया। वो नान छियू छियू को एक संस्कारी और सीधी साधी बीवी की तरह ट्रेन करने का प्लान बना रही थी। जब सिर्फ शुई बिंग एर ही वहां बची तो शिया छियान उससे काम की बातें करने लगा। 10,000 साल पहले के तेरे दोस्त किस हाल में हैं? क्या फेंग, शाओतियन और बाकी लोग टाइटल डोलू बन पाए? शिया छियान के समन किए गए सारे अनडेड के पास उनकी पुरानी लाइफ की पूरी यादें थीं। शुई बिंग एर से बतियाने के लिए ये टॉपिक एकदम परफेक्ट था। शुई बिंग एर की आवाज अभी भी उतनी ही शांत थी। हुआ वो आखिरकार लेवल 92 तक पहुंच गई। फेंग शाओतियन ने शुरुआती दिनों में बहुत टाइम वेस्ट किया। वो बस लेवल 82 पर ही अटका रह गया। हमारी जनरेशन में श्रीक 7 डेविल्स को छोड़कर सिर्फ झू झूछिंग, डेविस और हु लीना ही आखिरकार टाइटल डोलू तक पहुंच पाए। अच्छा, तो ये सीन था। शिया छियान को पुरानी बातों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। बात खत्म करके शिया छियान ने अपना हाथ बढ़ाकर शुई बिंग एर को छूने की कोशिश की। वो देखना चाहता था कि ये समन की गई अनडेड मालिक को सब कुछ करने की छूट देती है या नहीं। शुई बिंग एर घबराकर पीछे हट गई। उसके बर्फ जैसे सफेद गालों पर हल्की सी लाली छा गई और उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाने लगी। यंग मास्टर बिंग एर पहले से शादीशुदा है। शिया छियान हैरान रह गया, पर तुरंत नॉर्मल हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिसे समन किया है वो तो पहले ही मर चुकी है। बस उसका ये रूप शुई बिंग एर के पिक टाइम वाला चुना गया था, गॉड ऑफ वाटर। उसके सिंगल होने का चांस बहुत कम था। क्या उसका पति है? ये तो शिया छियान के लिए और भी प्लस पॉइंट था। ऊपर से समन की गई शुई बिंग एर की बॉडी अभी भी एकदम प्योर थी और उसकी आत्मा एक संस्कारी बीवी जैसी थी। उसने शुई बिंग एर को घूर कर देखा और कड़क आवाज में पूछा, तेरे पति की असली पहचान क्या है? इस छोटे से टेस्ट से शिया छियान को यकीन हो गया कि अनडेड की वफादारी पर कोई शक नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि शिया छियान कोई भी ओछी हरकत करने लगे। शुई बिंग एर ने अपना मुंह फेर लिया और शिया छियान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर शिया छियान के सवाल का जवाब उसने पूरी ईमानदारी से दिया। मेरे पति कोई बहुत खास बंदा नहीं है, बस सोल सेंट लेवल के एक मामूली सपोर्ट स्पिरिट मास्टर है, पर मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनके साथ मेरा एक बेटा और एक बेटी भी है। क्या यंग मास्टर मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? शुई बिंग एर ने उम्मीद भरी नजरों से शिया छियान की तरफ देखा। साफ था कि वो चाहती थी कि शिया छियान उसके पति को भी नर्क से वापस समन करके ले आए ताकि वो अपनी दूसरी इनिंग शुरू कर सकें। ये शिया छियान ने जानबूझकर ऐसा मुंह बनाया जैसे बहुत बड़ी उलझन में हो। शुई बिंग एर के हाथ पैर जोड़ने के बाद आखिरकार वो मान ही गया। अगर आगे चलकर कभी इत्तेफाक से वो मुझे मिला तो मैं उसे वापस इंसानों की दुनिया में ले आऊंगा। शिया छियान का टारगेट किसी और पर शिफ्ट नहीं होने वाला था, पर शिकार करने के रास्ते बहुत सारे होते हैं। उम्मीद है कि शुई बिंग एर को बाद में पछतावा ना हो कि उसने अपने पति को क्यों जिंदा करवाया। शिया छियान शुई बिंग एर के पति को ऐसा आर्डर देगा कि वो खुद ही दूर रहे। शुई बिंग एर की तरफ देखो। शुक्रिया यंग मास्टर, आपने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर यंग मास्टर ने सच में शुई बिंग एर के पति और बच्चों को जिंदा कर दिया तो मैं जिंदगी भर यंग मास्टर का हर हुक्म मानूंगी। शिया छियान की हाँ सुनते ही शुई बिंग एर खुशी से झूम उठी। अगर शिया छियान ने सच में उसकी फैमिली को मिला दिया तो शुई बिंग एर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती। यंग मास्टर बाकी मर्दों से एकदम अलग था। उसके दिल में शिया छियान की जगह उसके मरे हुए पति से रत्ती भर कम नहीं थी। शुईनी को खाना परोसने में बस आधा घंटा लगा। नान शुई शुई एक के बाद एक डिशेज लाने लगी। आज भी ड्रैगन की दावत ही थी। नॉर्थ पोल की ठंड झेलकर आए शिया छियान ने दबाकर एनर्जी रिकवर की। रात होते ही शिया छियान को एहसास हुआ कि एक सोल सेंट लेवल की विधवा कितनी खतरनाक हो सकती है। नान शुई शुई के सवालों पर शिया छियान ने भी दिल खोलकर राज उगले। बेफिक्र रहो, जब तुमसे शादी की है तो जाहिर है तुम्हारी जिम्मेदारी आखिरी दम तक उठाऊंगा। शिया छियान अपनी बीवी को बीच राह में छोड़ने वाला मर्द नहीं था। वो नान शुई शुई से पूरी तरह सेटिस्फाइड था और अगर छियू छियू भी उनके साथ आ जाए तो वो और ज्यादा खुश हो जाएगा। ये सच में आखिरी मोड़ था। मुझे इस बात का पूरा यकीन था। नान शुई शुई आज पूरी तरह शांत हो चुकी थी। वो अब किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रही थी। शिया छियान और उसकी नई बीवी ड्रैगन सिटी में अपनी मस्त सीक्रेट लाइफ जी रहे थे। उधर सन मून एम्पायर में नान शुई शुई का पुराना बॉयफ्रेंड
मिंग लेई डोलू। जब उसे इस बात की भनक लगी तो वो गुस्से से पागल हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया तियानलोंग मेन, तुम लोगों ने अपनी मौत का रास्ता खुद चुना है। नान शुई शुई मिंग ले का पहला प्यार थी। उसके दिल में उसकी बहुत बड़ी जगह थी। ब्रेकअप के बाद भी वो उसे भुला नहीं पाया था। वो नान शुई शुई को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था। मिंग लेई एक नंबर का साइको था। ऐसी घटिया सोच रखना उसके लिए नॉर्मल बात थी। नान शुई शुई का पहला पति, जो नान छिउ छिउ का बाप भी था, उसका कत्ल इसी मिंग लेई डोलू ने किया था। अगर जेड की एम्पीरियल सिटी बीच में न आती तो नान शुई शुई को मिंग लेई कब का घसीटकर सन मून एम्पायर ले गया होता। मिंग लेई की तियानलोंग गेट से पुरानी रंजिश थी। अब तियानलोंग सेक्ट की ये हिम्मत कि उसकी औरत पर जबरदस्ती कब्जा कर ले। एक एक्स्ट्रा टाइटल डोलू क्या मिल गया, खुद को नवाब समझने लगे हैं। स्पिरिट एरिना कंपटीशन बस शुरू ही होने वाला है। मैं इसी मौके का फायदा उठाकर हेवन सोल एम्पायर जाऊंगा। बिल्कुल सही रहेगा। तियानलोंग सेक्ट के बूढ़ों, क्या तुम सब अपनी कब्र खुद खोदने के लिए तैयार हो? आने वाले दिनों में बिंगदी के इशारों पर शुई बिंग एर ने जुआन बिंग की ताकत का सहारा लेकर अपना पहला स्पिरिट कोर तैयार कर लिया और उसकी स्पिरिट पावर सीधे लेवल 96 तक पहुंच गई। शिया छियान का छियानजुन डोलू को छोड़कर शुई बिंग एर को चुनना एकदम मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। मिक्स्ड सोल के साथ शुई बिंग एर की ताकत डबल से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो आज के यान शाओजे लेवल 96 के सुपर स्पिरिट मास्टर को टक्कर देने के लिए बहुत थी। अपनी सोल पावर को स्थिर करने के बाद शुई बिंग एर ने वो मिक्स्ड तरीका युआन यिनझेन को भी सिखा दिया। युआन यिनझेन ने भी अपना सोल कोर तैयार कर लिया और उसकी स्पिरिट पावर भी लेवल 96 तक पहुंच गई। उसकी ताकत में भयानक उछाल आया था। दो लेवल 96 के सुपर टाइटल डोलू के साथ तियानलोंग सेक्ट हेवन सोल एम्पायर का दूसरा सबसे बड़ा सेक्ट बन चुका था, जो बस बॉडी सेक्ट से पीछे था। हालांकि शुई बिंग एर की बात तियानलोंग सेक्ट ने अभी बाहर किसी को नहीं बताई थी। बाहर की दुनिया में तियानलोंग सेक्ट के पास बस 2 ही टाइटल डोलू थे। दिन बीतते गए। शिया छियान का अंदाजा था कि स्पिरिट एरिना शुरू होने में अभी आधा साल बाकी है। उससे पहले शिया छियान का प्लान 10,000 साल से नीचे के कुछ और स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करने का था, ताकि अपने अंडर में और कॉन्ट्रा लेवल के सूरमा इकट्ठे कर सके। बिंग एर और युआन यिनझेन दोनों ने अपनी अपनी स्पिरिट्स को मजबूत कर लिया था। ये उनकी असली ताकत टेस्ट करने का एकदम सही मौका था। लौंडे, कोई आ रहा है जिसकी सांसों में भयानक पाप की बू है। ये पक्का उसी होली स्पिरिट चर्च के कुत्ते होने चाहिए। तू पहले से तैयार हो जा। शिया छियान कुछ करता उससे पहले नान शुई शुई उन्हें किसी सही टारगेट तक ले जाने वाली थी। बिंगदी ने दिमाग के जरिए ये मैसेज दिया। सैकड़ों हजारों सालों से जी रही आइस एम्परर होली स्पिरिट कल्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। शिया छियान के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। कैसा होली स्पिरिट कल्ट? होली स्पिरिट कल्ट वाले यहाँ क्या लेने आएंगे? क्या उन्होंने तुम्हारी भनक लगा ली है? वो श्रीक एकेडमी से दुश्मनी मोल लेना पसंद करेगा, पर होली स्पिरिट कल्ट के लफड़े में नहीं पड़ेगा। आइस एम्परर ने शिया छियान का चेहरा देखा। उसे पक्का यकीन हो गया कि होली स्पिरिट कल्ट वालों का इससे कोई लेना देना नहीं था। उसे थोड़ी राहत मिली। उसे तो डर था कि कहीं ये दो टाइटल डोलू शुई बिंग एर और बाकी 2 के साथ मिलकर उसका शिकार करने ना आ जाएं। 2 लेवल 96 के टाइटल डोलू ऊपर से 3 नॉर्मल टाइटल डोलू मिलकर सच में उसकी बैंड बजा सकते थे। पर जब ऐसा कुछ नहीं था तो सब चिल था। अपनी मस्त लाइफ में कोई अड़चन ना आए, इसलिए आइस एम्परर ने शिया छियान को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। 2 टाइटल डोलू आए हैं। एक लेवल 93 का है, बिजली से जुड़ा है। दूसरा लेवल 41 का है, कोई खास वेपन स्पिरिट लगता है। इसके अलावा 2 कॉन्ट्रा और 7 सोल सेंट्स हैं। वो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे, पर सतर्क रहना। जरूरत पड़ी तो मैं भी हाथ साफ कर दूंगी। बिंगदी की दी इन्फॉर्मेशन से शिया छियान को कुछ समझ आने लगा। वो अपनी बाहों में सोई नान शुई शुई को देखे बिना नहीं रह पाया। वो नान शुई शुई के साथ मजे तक कर चुका था और तो और एक बच्चा भी होने वाला था। क्या वो नान शुई शुई के पहले प्यार को जलाकर राख नहीं कर सकता था? अगर ना करता तो क्या वो डरपोक नहीं कहलाता? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हर कोई डरपोक होता है? तो आजा फिर, मैं जंग में और मजबूत होता जाता हूँ। तुम दोनों एकदम सही टाइम पर आए हो। मुझे 2 टाइटल डोलू लेवल के गुंडे मिल जाएंगे। ये सोचते ही शिया छियान पलटा और सीधे नान शुई शुई के ऊपर आ गया। ये देखकर बिंगदी के मुंह से निकला, हरामी कहीं का। उसे लगा था कि शिया छियान उससे कोई प्लान डिस्कस करेगा, इसलिए वो अपनी मेंटल पावर से शिया छियान पर नजर रखे हुए थी। पर 2 बातें करते ही वो सीधे उसी काम में लग गया। ये देखकर बिंगदी का मन किया कि शिया छियान का वो हिस्सा ही काट डाले। उसका मन हुआ कि शिया छियान को सीधे नपुंसक बना दे। मिंग ले के यहाँ पहुंचते ही उसने साथ आए 10,000 सोल डोलू को इशारा किया कि वो बाकी बंदों को लेकर पहले ड्रैगन गेट को घेर ले, फिर सब मिलकर धावा बोलेंगे और सीधे ड्रैगन गेट का नामो निशान मिटा देंगे। वो खुद दिलोंग गेट में अपनी पहली मोहब्बत नान शुई शुई का हाल चाल देखने निकल पड़ा कि अभी क्या सीन चल रहा है। जाहिर है मिंग लेई डोलू का नान शुई शुई के पास जाने का मेन मकसद उसके मौजूदा पति के टुकड़े टुकड़े करना था। अपनी यादों और नान शुई शुई की खास खुशबू के सहारे मिंग लेई डोलू सीधे नान शुई शुई के बेडरूम तक पहुंच गया। उसने दीवार पर मोमबत्ती की रोशनी में जो सीन देखा, उसे देखकर मिंग लेई डोलू वहीं जम गया। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी पहली मोहब्बत शुई शुई ऐसी निकलेगी। वो वैसी औरत हो ही नहीं सकती थी। कम से कम जब वो उसके साथ प्यार में थी तब तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। नीच लौंडे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। और नान शुई शुई,
तू कमीनी औरत, जब तू मेरे साथ प्यार में थी तब तो मरे हुए कछुए की तरह पड़ी रहती थी। अब तेरी चीखें आसमान छू रही हैं। आज मैं तेरे इस दिलोंगमेन को राख में मिला दूंगा। बिजली की एक भयानक कड़क हुई। नान शुई शुई के बेडरूम का दरवाजा सीधे उड़ गया। काली बिजली को दीवार भी नहीं रोक पाई। वो अचानक उन दोनों चिपके हुए लोगों की तरफ झपटी। वो शियाचियान के 2 टुकड़े करने वाली थी। नान शुई शुई घबरा गई, बहुत ज्यादा नर्वस हो गई। उसने आवाज से पहचान लिया कि कौन आया है। उसे लगा जैसे वो रंगे हाथों पकड़ी गई हो। उसने बिना सोचे समझे शियाचियान के आगे आकर उसे बचाना चाहा। शुक्र है कि शियाचियान की बॉडीगार्ड शुई बिंगेर एकदम मुस्तैद थी। उसने बस एक सोच के साथ बर्फ की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी और मिंग लेई डोलू के उस छुपकर किए गए अटैक को चुटकी में बेकार कर दिया। टाइटल डोलू, यहाँ सच में एक टाइटल डोलू है। शुई बिंगेर को देखते ही मिंग लेई डोलू को दाल में कुछ काला लगा। उसकी इन्फॉर्मेशन में शुई बिंगेर का कोई नामो निशान नहीं था। अगर यहाँ 3 टाइटल डोलू थे तो उसका प्लान चौपट होना तय था। मिंग लेई अभी पीछे हटने और दोबारा प्लान बनाने की सोच ही रहा था कि तभी कपड़े पहने शियाचियान बाहर आया। उसके साथ नान शुई शुई भी थी, जिसके चेहरे पर अभी भी वो लाल रंग की चमक बाकी थी। शियाचियान बाहर आया। वो जानता था कि सामने वाला कौन है, पर जानबूझकर अनजान बनने की एक्टिंग करने लगा। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, ये कौन खूसट है भाई? नान शुई शुई की हिम्मत नहीं हो रही थी देखने की। मिंग लेई डोलू भी शियाचियान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता पतिदेव, प्लीज इसे जल्दी से बाहर भगाओ। नहीं पता शब्द सुनते ही मिंग लेई डोलू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका वो बदसूरत चेहरा पूरी तरह ऐंठ गया। वो चिल्लाया, नान शुई शुई, आंखें खोलकर देख, मैं तेरा मर्द हूँ, तू मुझे नहीं जानती। तू सच में बहुत गिरी हुई औरत है। तू इस फुसफुसे लौंडे के साथ सो रही है। तुझे इसमें ऐसा क्या दिख गया? उस चेहरे को देखकर नान शुई शुई और ज्यादा डर गई। उसे मिंग लेई डोलू का डर नहीं था, बल्कि शियाचियान को खोने का डर था। वो शियाचियान के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, इस परफेक्ट छोटे से मर्द के बिना। शियाचियान ने उसका हाथ सहलाकर उसे शांत किया। फिर वो मिंग लेई डोलू की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो तुम हो मिंग लेई डोलू। भले ही मेरा कल्टीवेशन तुम्हारे जितना ना हो, पर लुक्स में तो मैं किलर हूँ। और हम दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि मैं सिर्फ दिखने में हैंडसम नहीं हूँ, बल्कि काम का भी हूँ। तुम तो एक हिजड़े हो, फिर भी मेरी शुई शुई पर डोरे डाल रहे हो। बदसूरत और एकदम बेकार। हिजड़ा शब्द किसी भी मर्द का कलेजा छलनी करने के लिए बहुत था, खासकर मिंग लेई जैसे टाइटल डोलू के लिए, जो होली स्पिरिट कल्ट का तीसरा बड़ा बुजुर्ग था, जिसकी इतनी बड़ी हैसियत थी। शियाचियान के इन 2-4 शब्दों ने मिंग लेई का दिमाग पूरी तरह सनका दिया। मर साले! मिंग लेई डोलू पूरी तरह से साइको बन चुका था। वो पहले नान शुई शुई को जिंदा पकड़ना चाहता था, पर अब उसका इरादा नान शुई शुई और शियाचियान दोनों को एक साथ खत्म करने का था, ताकि शुई बिंगेर जैसी रहस्यमयी टाइटल डोलू बीच में टांग न अड़ा सके। मिंग लेई डोलू ने अपना सबसे खतरनाक फ्लोटिंग घोस्ट थंडरबीड निकाल लिया, ताकि सीधे शियाचियान और नान शुई शुई को उड़ा दे और शुई बिंगेर को भी वहीं दफना दे। बदकिस्मती से सोच तो बहुत हसीन थी, पर अंजाम बहुत दर्दनाक निकला। इससे पहले कि वो घोस्ट थंडर ऑर्ब फेंक पाता, उसका पूरा शरीर सीधे बर्फ का पुतला बन गया। ये कैसे हो सकता है? अभी भी एक और है। इस पल मिंग लेई को एहसास हुआ कि वहां शायद एक और टाइटल डोलू मौजूद था और उसकी स्पिरिट पावर 77वें लेवल से कम नहीं थी। संक्षेप में कहें तो इस छोटे से ड्रैगन सिटी में 4 टाइटल डोलू थे। इस पर कौन यकीन करेगा? उस भयानक ठंड ने उसे जमा कर रख दिया। 3 से 5 सांसों के बिना वो छूट ही नहीं सकता था और शुई बिंगेर उसे टाइम नहीं देने वाली थी। वो अचानक मिंग लेई डोलू के सामने झपटी। उसकी 9वीं स्पिरिट एबिलिटी थी स्नो फ्लटरिंग द वर्ल्ड। बर्फ के क्रिस्टल्स जमकर बेहद ठंडी तलवार में बदल गए, जो बिंग जी वुशुआंग से काफी मिलती जुलती थी। मिंग लेई डोलू के शरीर पर 9वें लेवल का स्पिरिट गाइड लेवल का शील्ड था। नॉर्मली ये 9वें लेवल का स्पिरिट टूल टाइटल डोलू के कई हमलों को झेल सकता है, लेकिन बदकिस्मती से बर्फ और स्नो से घिसने के बाद 9वें लेवल के स्पिरिट टूल से बनी एनर्जी शील्ड बहुत कमजोर पड़ जाती है। पर 96वें लेवल की शुई बिंग एयर की ताकत बहुत ज्यादा थी। एक ही वार में थंडर एम्परर की 90 लेवल की शील्ड टूट गई और उसका सिर सीधे जमीन पर जा गिरा। सच तो यह है कि मिंग लेई डोलू के पास एक इनविंसिबल शील्ड भी थी, जिसका डिफेंस और भी मजबूत था। यहाँ तक कि 77वें लेवल के सुपर डोलू को भी इसे तोड़ने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती। लेकिन वो इनविंसिबल शील्ड एक एक्टिव स्पिरिट टूल थी, जिसे थंडर एम्परर को खुद ट्रिगर करना पड़ता। आइस एम्परर के कंट्रोल में वो साफ तौर पर इसे एक्टिवेट करने में नाकाम रहा। आखिर में वो बस एक मामूली डिफेंस शील्ड बनकर रह गई, जिसका कोई मतलब नहीं था। वहाँ एक और टाइटल डोलू है और कुछ छोटी मछलियां भी हैं। युआन यिनझेन, तुम जाकर उनका सफाया करो। अपनी खुद की अनडेड स्टाफ को समन करते हुए मिंग लेई टाइटल डोलू की आत्मा को सोखने के बाद शियाचियान ने युआन यिनझेन को ऑर्डर दिया। बस 90 से 91वें लेवल का एक टाइटल डोलू ही तो है। 96वें लेवल का युआन यिनझेन और युलोंगचेंग मिलकर उसे आसानी से मार सकते थे।
युआन यिनझेन ने फालतू बातें नहीं की और तुरंत निकल गया। शुई बिंग एयर भी शिया छियान को एस्कॉर्ट करते हुए धीरे धीरे पीछे पीछे चली। टाइटल डोलू को मारने के बाद शिया छियान को अभी भी उसकी आत्मा सोखनी थी, इसलिए उसे भी उनके साथ जाना ही पड़ा। जब सोल मास्टर को एहसास हुआ कि वो पकड़ा गया है तो उसने सीधे अपनी मारी हुई 10,000 आत्माओं को छोड़ दिया ताकि अपना भागने का रास्ता कवर कर सके। बदकिस्मती से उसकी मुलाकात अपने काल से हो गई। उसकी 8वीं स्पिरिट एबिलिटी थी कांग लेइवानजुन। युआन यिनझेन और युलोंग चेंग ने एक साथ बिजली का हमला छोड़ा। 10,000 आत्माओं वाला वानहुन डोलू मुकाबला ही नहीं कर सका। तमाशा देख रहे शिया छियान ने अचानक एक बात नोटिस की। सोल मास्टर द्वारा छोड़ी गई आत्माओं को उसकी खुद की अनडेड स्टाफ भी सोख सकती थी। इस अप्रत्याशित चीज ने शिया छियान के होश ही उड़ा दिए। वो तुरंत बोला। उसने युआन यिनझेन और युलोंग चेंगे को आर्डर दिया कि इन भूतों को न मारें, सीधे सोल मास्टर का काम तमाम करें। शिया छियान के आर्डर पर युआन यिनझेन और युलोंग चेंगे ने बिजली का इस्तेमाल किया। उन्होंने चमचों का सफाया नहीं किया और सीधे सोल मास्टर पर अटैक कर दिया। ताकत के भयंकर दबाव में वानहुन डोलू के 7 सांसों तक टिकने के बाद बिजली से उसकी धज्जियां उड़ गईं और वो पहचान में भी न आने लायक मरा। वानहुन की मौत के बाद पीछे आए स्पिरिट सेंट्स और स्पिरिट सेंट्स भी मारे गए। उनमें से एक भी नहीं बच पाया। इस बार शिया छियान ने 2 टाइटल डोलू लेवल के भूत, 3 कॉन्ट्रा, 13 सेंट्स सोखे। वानहुन डोलू की वानहुन बैनर स्पिरिट एबिलिटी में एक टाइटल डोलू प्लस 5 स्पिरिट सेंट्स, 9 सोल एम्परर्स लेवल के भूत शामिल थे, एक के साथ एक फ्री। वानहुन ने इसे परफेक्ट तरीके से सच साबित कर दिखाया। शिया छियान को आज बहुत बड़ा फायदा हुआ था। कुर्बान की गई आत्माओं को मिलाया जा सकता था। आज जो भूत उसे मिले थे, शिया छियान का प्लान उन सभी की बलि देने का था। कंट्रोल इंटरफेस पर पहुंचने के बाद शिया छियान को समझ आया कि एक साथ सभी भूतों की बलि देने पर ज्यादा मजबूत अनडेड समन करने का मौका मिलता है। अगर शिया छियान उनकी अलग अलग बलि देता तो वो 90 से 95 लेवल के 2 टाइटल्ड डोलू प्लस 3 स्पिरिट सेंट्स और कई स्पिरिट सेंट्स और एम्परर्स समन कर सकता था। बची हुई हजारों फालतू आत्माओं को मिलाकर एक कॉन्ट्रा समन किया जा सकता था। लेकिन अगर वो एक ही बार में सबकी बलि दे दे तो वो 96 से 98 लेवल का एक अनडेड समन कर सकता था। सिस्टम द्वारा दिए गए ऑप्शंस को देखते हुए शिया छियान एक पल के लिए हिचकिचाया और आखिरकार उसने सभी की एक साथ बलि देने का ऑप्शन चुना। अभी उसके पास किसी तगड़े फाइटर लीडर की कमी थी और उसने होली स्पिरिट चर्च के 2 बड़े बुजुर्गों को मार गिराया था। फ्यूचर में होली स्पिरिट कल्ट शिया छियान के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। ये शिशुई शायद खुद ना आए पर झोंगली वू और बाकी लोग आ सकते थे। एक हाई लेवल स्पिरिट मास्टर का पास होना सेफ रहेगा। काफी माथापच्ची के बाद शिया छियान ने एक फैसला लिया। ऑल इन। पहला ऑप्शन सोल किंग फायर ड्रैगन डोलू लियू एरलोंग, एक 96 लेवल की टाइटल डोलू। दूसरा ऑप्शन सोल किंग 2 स्वॉर्ड डोलू चेनशिंग, 77वें लेवल का टाइटल डोलू। तीसरा ऑप्शन शाओतियन टाइटल डोलू टैंग शाओ, 77वें लेवल का टाइटल डोलू। चौथा अनडेड गोल्डन क्रोकोडाइल डोलू, 98वें लेवल का टाइटल डोलू। पांचवा ऑप्शन ब्लू बर्ड डोलू, 77वें लेवल की टाइटल डोलू। मानना पड़ेगा कॉम्बिनेशन और बलि की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी। इन 5 अनडेड में सबसे कमजोर लियू एरलोंग भी 2 आर्म टाइटल डोलू और कई स्पिरिट सेंट से ज्यादा कीमती थी। 98वें लेवल के उस भयानक सूरमा का तो कहना ही क्या। 10 आर्म टाइटल डोलू मिलकर भी एक 98वें लेवल वाले की बराबरी नहीं कर सकते। अपने दूसरे भाई का ख्याल रखते हुए मुझे लियू एरलोंग को चुनना चाहिए। लियू एरलोंग और शुई बिंगेर को मिलाकर आइस फायर ड्रैगन फीनिक्स टू हेवंस बनाते हैं और नान शुई शुई के साथ मिलाकर शुआंगलोंग शुई शुआ शिजू। नहीं, ये तो युआन यिनझेन और लियू एरलोंग को फिर से मिलाने के लिए है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि मैं एक समझदार बियर मास्टर हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। 98वें लेवल वाला तो गेम जीत ही चुका है। इस टाइम सिर्फ 3 ही 98वें लेवल वाले प्लेयर्स हैं। गोल्डन क्रोकोडाइल के साथ वो तियानलोंग सेक्ट में बॉडी सेट का मुकाबला कर सकता है। गोल्डन क्रोकोडाइल की फाइटिंग पावर सच में पॉइजन डैड से कम है, पर युआन यिनझेन और शुई बिंगेर की ताकत बॉडी सेट से ज्यादा है। बाकी टाइटल डोलू, हालांकि टैंग शाओ की फाइटिंग पावर जिन ए को टक्कर दे सकती है, पर वो सिर्फ 77वें लेवल का है। और अगर टैंग शाओ मैदान में उतरा तो पक्का क्लियर स्काई स्कूल का ध्यान इस तरफ जाएगा। बाकी लोग भले ही उसका नाम न जाने, पर वो दूसरा बंदा जरूर जान जाएगा। फिर वो चिंटू बीच में घुसेगा। गोल्डन क्रोकोडाइल के मुकाबले टैंग शाओ के पास कोई फायदा नहीं है। रही बात चेन शिंग की, वो दिखने में सच में हैंडसम है, उसकी मदद भी ली जा सकती है और वो पूरे 9 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट को हड़पने में मदद कर सकता है। पर 3 77वें लेवल वालों में उसकी फाइटिंग पावर सबसे घटिया है। उसे हम फ्यूचर में चुनेंगे। अनडेड का चुनाव कामयाब रहा। वो होस्ट के पास रैंडमली प्रकट होगा। फैसला लेने के बाद शिया छियान ने राहत की सांस ली। उसने हवा से बचने के लिए अपने नाइट सूट को सही से लपेटा और अपने कमरे में वापस आ गया। नान शुई शुई कमरे में बेचैन बैठी थी। शिया छियान के वापस आते ही वो शिया छियान को सफाई देने के लिए तुरंत खड़ी हो गई। शिया छियान ने हाथ उठाकर इशारा किया, टेंशन मत लो, जो बीत गया सो बीत गया, उसकी बात दोबारा मत निकालना, बस मुझे उसे मारने का दोष मत देना।
वैसे भी उसके पास सिर्फ नान शुई शुई ही नहीं थी। शिया छियान ने साफ साफ कह दिया। नान शुई शुई ने राहत की सांस ली। उसने शिया छियान का हाथ थामा और बोली, वो नीच आत्मा वाला स्पिरिट मास्टर मरने के ही लायक था। मैं तो उल्टा तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने दुनिया से इस पाप को मिटा दिया। अगर मिंग लेई डोलू ना मरता तो दिलोंग गेट के लोगों की आफत आ जाती। भले ही नान शुई शुई के दिल में मिंग लेई के लिए थोड़ा बहुत प्यार बचा भी रहा हो, मिंग लेई डोलू की जगह उसकी जिंदगी से पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। शिया छियान ने सब कुछ खत्म कर दिया था। ओह नहीं, 98वें लेवल का एक इंसान अचानक यहाँ प्रकट हो गया। शिया छियान को सांस लेने का मौका दिए बिना आइस एम्परर ने अपनी मेंटल पावर से फिर मैसेज भेजा। इस बार उसकी आवाज में गहरी बेचैनी साफ झलक रही थी। 98वें लेवल का एक इंसानी स्पिरिट मास्टर उसकी जान के लिए सीधा खतरा था। आइस एम्परर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो 98वें लेवल वाला सूरमा अचानक यहाँ कैसे आ टपका। उसका यहाँ आना सच में बहुत अजीब था। शिया छियान ने उसे तसल्ली दी, टेंशन मत लो, वो बंदा मेरा चमचा है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बिना किसी सरप्राइज के ये गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलू ही था जो लॉन्गचेंग में प्रकट हुआ था। डिंग दी, तू आखिर है कौन? अगर तू फ्यूचर में श्रीक एकेडमी का डीन भी बन जाए तो भी तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं होगा। यहाँ तक कि एक 98वें लेवल का स्पिरिट मास्टर, 99वें लेवल का लिमिट डोलू भी ऐसी औकात नहीं रखता कि किसी 98वें लेवल के स्पिरिट मास्टर को जबरदस्ती शिया छियान को यंग मास्टर मानने पर मजबूर कर दे। क्या शिया छियान भगवानों की दूसरी पीढ़ी है? इसके अलावा बिंगदी को कोई दूसरी वजह समझ ही नहीं आ रही थी। शिया छियान ने कोई सफाई नहीं दी। वो नान शुई शुई को साथ लेकर जिने से मिलने बाहर निकला। युआन यिनझेन। इस टाइम बिंगदी और युलोंग चेंग ने जंग का बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया था और उसे शिया छियान को सौंपने की तैयारी में थे। उनमें 9वें लेवल के कई स्पिरिट टूल्स थे जो शिया छियान के काम आ सकते थे। गोल्डन क्रोकोडाइल को देखते ही युआन यिनझेन और शुई बिंग एर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका मालिक इस पुराने पापड़ को जिंदा कर देगा, पर वो सच में उसे उसके नाम से नहीं पुकार सकते थे। वे बस गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलू को ताकते रह गए। गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलू काफी जोश में था और उसने खुद आगे बढ़कर युआन यिनझेन को हेलो बोला। अरे पुराने नाग, तूने तो सच में झंडे गाड़ दिए। तू 96वें लेवल तक पहुंच गया। जिंदा हुआ बंदा जानता था कि वे 10,000 साल बाद की दुनिया में आए हैं। वे कोई भी फालतू बात मुंह से नहीं निकालते थे। युआन यिनझेन के दिल में जिन एडोलू का खौफ कूट कूट कर भरा था। हालांकि स्पिरिट हॉल ही वो गुनहगार था जिसने ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स का नामो निशान मिटाया था, पर युआन यिनझेन जानता था कि इसमें इस बंदे का हाथ न के बराबर था। जब गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलू ने खुद बात शुरू की तो उसने भी लगे हाथ जवाब दे दिया। अभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता सीनियर। 98वें लेवल तो एक ऐसा मुकाम है जिसकी मैं अपनी पूरी लाइफ में कल्पना भी नहीं कर सकता। एक बार 98वें लेवल का बंदा सामने आ जाए तो युलोंग चेंग की तो पेंट ही गीली हो जाती। नान शुई शुई बुरी तरह डर गई थी। वे अच्छे से जानते थे कि 98वें लेवल का क्या मतलब होता है। अब पूरी डॉलू कॉन्टिनेंट में सिर्फ श्रीक एकेडमी के पास ही ऊपर से दिखाने के लिए 98वें लेवल का बंदा मौजूद था। क्या तियानलोंग सेक्ट के पास भी एक होगा? अगर ये सच निकला तो तियानलोंग सेक्ट दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बन जाएगा। शो ऑफ करने का ऐसा शानदार मौका शिया छियान भला हाथ से कैसे जाने देता। उसने मास्टर यू के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये मेरे खानदान के बड़े बुजुर्ग हैं। ये 98वें लेवल के पीक टाइटल डॉलू हैं। इन्हें ड्रैगन सेक्ट का चौथा टाइटल डॉलू माना जा सकता है। हालांकि अभी के लिए इनकी खबर बाहर लीक मत होने देना। वो जानता था कि 98वें लेवल का भौकाल सच में किलर होता है, पर अगर ये बात लीक हो गई तो तियानलोंग सेक्ट सबका टारगेट बन जाएगा। शिया छियान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। युलोंग चेंग इस बात की गंभीरता को भला कैसे न समझता। उसने तुरंत सिर हिलाया और बोला, मैं संभाल लूंगा। गोल्डन क्रोकोडाइल के जुड़ने के साथ युलोंग चेंग को लगने लगा था कि उसकी कोई औकात ही नहीं बची है। उसके दिमाग में एक बेतुका ख्याल आया, क्या ऐसा तो नहीं कि शिया छियान ने तियानलोंग सेक्ट में 10 ऐसे टाइटल डॉलू लाने का वादा किया था जो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो? अगर वो टाइम आ गया तो क्या तियानलोंग सेक्ट फिर भी तियानलोंग सेक्ट ही रहेगा? पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना था। शुई शुई ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति इतने भयानक सूरमाओं को छुपाकर बैठा है। वो अपने पति से और ज्यादा इंप्रेस हो गई। गोल्डन क्रोकोडाइल के आने के बाद वो भी अंडरग्राउंड प्रैक्टिस में चला गया। उसे भी अपना स्पिरिट कोर तैयार करना था। भले ही वो अपना स्पिरिट कोर तैयार कर ले, फिर भी 98वें लेवल के सबसे कमजोर बंदे का टैग हटाना मुश्किल था। पर कम से कम 77वें लेवल का कोई तगड़ा स्पिरिट मास्टर उसे सीधे चुनौती नहीं दे पाएगा। बिना स्पिरिट कोर के 77वें लेवल वाले के सामने 98वें लेवल के गोल्डन क्रोकोडाइल के हारने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। इसके अलावा गोल्डन क्रोकोडाइल के पास 99वें लेवल तक पहुंचने का मौका था। उसके पास 10,000 साल वाला स्पिरिट रिंग था और 3-3 स्पिरिट बोन्स थीं। थोड़ी और मेहनत करके वो अपने रुतबे को और बढ़ा सकता था। उसके बाद शिया छियान आराम करने वापस चला गया। इस टाइम बिंगदी में जुआन बिंग लॉक सोखने की हिम्मत नहीं बची थी। वो खौफ के साए में शिया छियान से बतियाती रही, क्या तुम सच में मुझे नहीं मारोगे? शौक युआन यिनझेन और शुई बिंग एर के साथ मिलकर उनमें उसे जान से मारने की औकात थी। टेंशन मत लो, मैंने कहा ना कि तुम्हें नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा। जब तक तुम मेरे खिलाफ नहीं जाओगी मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करूंगा।
शिया छियान सच में बहुत दरियादिल था। याद रखो, आइस एम्परर ने 10,000 साल वाले स्पिरिट बीस्ट को मारा ताकि वो खूबसूरत शुई बिंगेर को जिंदा कर सके, वरना शिया छियान सच में आइस एम्परर को ठिकाने लगाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता। बिंगदी का काम तमाम करने पर शिया छियान को डोई एरा के तीन लिमिट्स, कम से कम चेन शिंग, चिंगलुआन, शियोंगशी और टैंग श्याओ के लेवल के सूरमाओं को वापस जिंदा करने का तगड़ा मौका मिल जाता। इतने बड़े लालच को भला कौन ठुकरा सकता है। शिया छियान के वादे के बाद ही बिंगदी को चैन मिला और वो बर्फ के पानी की ताकत सोखने की तैयारी करने लगी। शिया छियान ने पूछना शुरू किया, तुम 4 लाख साल तक कल्टीवेशन कब तक पूरा कर लोगी? आइस एम्परर ने ईमानदारी से जवाब दिया, लगभग 2 महीने बाद। ठीक है, तुम पहले से ही टारगेट सोच कर रखना, अपने वादे से मुकरना मत। बिंगदी पर अभी भी शिया छियान का 1 लाख साल वाले सोल बीस्ट का कर्ज बाकी था। समझ गई। इस टाइम बिंगदी में वादा तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। पहले वाली आइस एम्परर सोचती थी कि वो बस 10,000 साल वाले स्पिरिट बीस्ट का शिकार करके जैसे तैसे काम चला लेगी, पर शिया छियान का ये भयानक बैकग्राउंड देखने के बाद आइस एम्परर को लगता है कि उसे शिया छियान के लिए कोई बहुत बड़ा तोहफा तैयार करना पड़ेगा। जब 4 लाख साल वाली तबाही से पार पाना तय हो ही चुका था और फ्यूचर में 5 लाख या 6 लाख साल तक पहुंचना पक्का था, तो नॉर्थ पोल के 3 राजाओं में से अगर एक कम भी हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। इस सीरीज की स्टोरी अभी यहीं तक पब्लिश हुई है। जैसे जैसे एपिसोड आएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सोक्स गेमर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिस ना हो।